दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द developerschool.com पे। आप सभी ने फुल स्टैक डेवलपर के बारे में सुना होगा। उसकी सैलरीज अच्छी होती है, उसका नॉलेज अच्छा होता है और उसे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों की नॉलेज होती है। तो ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों का काम कर सके? तो हाँ, यस, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, हम लारावेल के थ्रू ये कर सकते हैं। बाकी और भी फ्रेमवर्क है, पर लारावेल बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। ये पीएचपी का बेस्ट फ्रेमवर्क माना जाता है। ठीक है, कोड इग्नाइटर, वर्डप्रेस, बाकी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, पर लारावेल बेस्ट फ्रेमवर्क्स में काउंट होता है। आप लारावेल के अंदर सारे काम कर सकते हैं। रिएक्ट और एंगुलर जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम करती है, वैसे आप काम लारावेल में भी कर सकते हैं। लारावेल के अंदर आप पैकेजेस इंस्टॉल करके सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं उसको। ठीक है, आप इसके अंदर एपीआईज बना सकते हैं। ये बैकएंड का फ्रेमवर्क है, इसलिए आपको ये सर्वर साइड है, तो आपको एपीआईज वगैरह के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती है लारावेल के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज पीएचपी में काम करती है और पीएचपी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें रिसर्चर नहीं होता। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मोस्ट डिमांडेड फ्रेमवर्क यानी लारावेल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग लारावेल का बिगनर कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखेंगे। कैसे लारावेल के अंदर डाटा ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्रड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, ईएनवी फाइल क्या होती है, ईएनवी फाइल कैसे काम करती है, कैसे कॉन्स्टेंट बनाए जाते हैं, और बाकी बेसिक्स वो चीजें जो एक्चुअल में आपसे लारावेल के इंटरव्यू में पूछे जाएगी। और ये बिल्कुल जॉब रेडी कोर्स है, बिल्कुल जॉब रेडी कोर्स है। अगर आप ये कोर्स पूरा देखते हैं तो आई होप आप लोगों को आपका ड्रीम जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात, हम लोग पीएचपी नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हम लारावेल सीख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पीएचपी आती है तो आप लोगों के लिए कोर्स देखना बेहतर होगा। अगर आप लोगों को लारावेल आती है ना, तो भी आप इस कोर्स को देख सकते हैं। आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर आपको पीएचपी नहीं आती तो पहले आप thedeveloperschool.com की पीएचपी प्रो सीरीज देख सकते हैं। वहां से आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं पीएचपी के ऊपर, और देन आप लारावेल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचपी जिन लोगों को पता है उन लोगों को पता होगा कि लोकल सर्वर पे पीएचपी चलाने के लिए जैम्प की जरूरत होती है। तो आज हम लोग जैम्प इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग लारावेल पे बात करें तो लारावेल पे जितनी भी डिपेंडेंसी होती है, जितने भी पैकेजेस होते हैं, जितने भी काम हम लोगों को कोडिंग के करने होते हैं ना, उन सारे कामों को करने के लिए हमको कोई प्रोवाइडर चाहिए, है ना। एक ऐसा प्रोवाइडर चाहिए जिसके पास में सारे पैकेजेस की एक्सेस हो। अब आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कंपोजर क्या काम करता है। आपको अपना कोड परफॉर्म करने के लिए जिस भी तरीके के पैकेज की जरूरत है और जितने तरीकों के पैकेजेस की जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक तरीके का वेंडर है। अब वेंडर हमारे लारावेल में भी यूज होता है। ठीक है, वेंडर के नेम से एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर वो सारे पैकेजेस अवेलेबल होंगे जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो उन पैकेजेस को लाना, वेंडर के अंदर इंस्टॉल करवाना, ये सारे काम कौन करता है? कंपोजर। तो अगर हमें लारावेल की जरूरत है तो हमें सबसे पहले कंपोजर चाहिए होगा, क्योंकि ये हमें जो लारावेल इंस्टॉल करने की फंक्शनलिटी है वो भी कंपोजर प्रोवाइड करेगा। सिंपली ब्राउजर पे कंपोजर लिखिए, कंपोजर की वेबसाइट पे जाइए, गेट स्टार्टेड, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। आपके पास में composer.setup.exe का बटन आएगा, इस पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके डाउनलोड्स के फोल्डर में आपको ये फाइल मिल जाएगी। अब इस फाइल को क्या है, कॉपी करो सीधा, और जहां आपको इंस्टॉल करना है, मैं आपको मोस्ट प्रेफर करूंगा कि आप XAMPP के htdocs फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करें, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में आपका एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होगा किसका? पीएचपी का। तो आप लारावेल भी वहां पर कर पाएंगे। सिंपली कंपोजर सेटअप के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स और इंस्टॉल फॉर मी। तो ऑल यूजर्स कर सकते हैं। ठीक है, यस करोगे, एक सेटअप विंडो ओपन होगा। अब ये पूछ रहा है आप डेवलपर मोड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप डेवलपर मोड करो चाहे मत करो। कहां पे इंस्टॉल होना है? सी कंपोजर के अंदर इंस्टॉल होगा। ठीक है, इसको एक पाथ देना होता है, PHP exe का पाथ, जो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं तब भी आप काम में आता है। तो ये अपन ने किया और डन। हमारा क्या है कि एक्चुअल में ये इंस्टॉल्ड हो चुका है। आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, आपके पास में अभी थोड़ी देर में सक्सेस मैसेज दिखने लग जाएगा कि भाई आपका ये हो गया है और फिनिश। अब हमारा यहाँ पे कंपोजर इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, मैं एक बार टर्मिनल दोबारा से बंद करके दिखाता हूँ। जब आप htdocs के फोल्डर में हो तो cmd लिखिए। यहाँ पे cmd लिखकर, मैं पावर शेल में चलाना शुरू मतलब अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं डायरेक्टरी बैक करके पीछे आऊंगा। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो आप जैसे cd लिखकर किसी भी फाइल का आगे का नाम लिखते हैं तो वो फाइल आपको मिल जाती है। ठीक है, cd htdocs में जाना था, यहाँ पे ls किया, क्लियर किया, ये सारी कमांड काम करी मेरी पावर शेल के साथ में। ठीक है, मैंने लिखा कंपोजर -v। यहाँ पर मेरा कंपोजर इंस्टॉल्ड है इसलिए मुझे कंपोजर मिल गया। अगर आपका कंपोजर इंस्टॉल्ड नहीं होता तो आपके यहाँ पे एरर आती रेड कलर की कि कंपोजर इज नॉट आइडेंटिफाइड इंटरनल और एक्सटर्नल, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो पहले आप लोगों को ना क्या करना है, कंपोजर इंस्टॉल करना है। अब दूसरी चीज हमें चाहिए लारावेल। तो अब सिंपली यहाँ पे लिखिए लारावेल। ठीक है,
अब दूसरी चीज, आप जब कंपोजर इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक ये भी तरीका है, पर साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कुछ कमांड्स हैं जिनको चला सकते हैं। इन कमांड्स को चलाने के साथ में क्या होता है, आप अपने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये कमांड्स भी चला के देखें, क्योंकि वैसे तो मेरा लाइक ये इंस्टॉल्ड हो चुका है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप इसको सेटअप करना चाहते हैं तो कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कंपोजर यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। अब ये मुझे कंपोजर की फाइल बना के दे देगा, ठीक है। उस फाइल को मुझे चलाना है, तो मोस्टली आप लोग लाइक setup.exe से भी कर सकते हैं और कमांड लाइन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स आप लोग चला देंगे, फिर भी आप composer.-v लिखेंगे तो भी आपको कंपोजर मिल जाएगा। तो दोनों में से जो तरीका आप लोगों को सही लगे, कमांड लाइन या फिर कंपोजर setup.exe से डाउनलोड करना। तो दोस्तों रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, कंपोजर इंस्टॉल किया। कंपोजर इंस्टॉल करने के बाद में हमें लारावेल भी इंस्टॉल करना होता है। तो लारावेल इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आप अपना पेज ओपन करिए, यहाँ पे डायरेक्ट लारावेल पे लिखिए। यहाँ पे लारावेल जैसे ही आप लिखते हैं, आपने लारावेल लिख दिया, यहाँ पर आप लारावेल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे आप लारावेल की वेबसाइट पे जाओगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, ठीक है। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, अभी लारावेल का लगता है थोड़ा सर्वर डाउन है या फिर मेरा सर्वर नेट स्लो है ना। तो अपन लारावेल की वेबसाइट पे आ गए। अब इसमें दो चीज हो सकती है, आप क्या कर सकते हैं, दो आपको कमांड बता रहा है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल एंड लारावेल एग्जांपल है, ठीक है। दूसरी है इसमें कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर और लारावेल न्यू एग्जांपल है। दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये समझना होगा कि ये कह रहा है आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड PHP एंड कंपोजर यू मे क्रिएट न्यू लारावेल प्रोजेक्ट विया कंपोजर्स कमांड और यू मे क्रिएट अ न्यू लारावेल प्रोजेक्ट ग्लोबली इंस्टॉलिंग द लारावेल इंस्टॉलर विया कंपोजर, ठीक है। दोनों ही चीजों में अगर आप लोग देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, कंपोजर को पहले लगा रहे हैं। एक में हम लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। एक में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लारावेल से इंस्टॉलर लाइक बोल रहे हैं कि किसको क्रिएट प्रोजेक्ट कर दे लारावेल, ठीक है। तो मैं दूसरी वाली कमांड ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि मैं पहले इंस्टॉलर को करना चाहता हूं, ताकि मेरे पास में ना लारावेल ऑलरेडी अवेलेबल हो जाए फोल्डर के अंदर। मैंने सीधी ये कमांड लाई और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर, इसको करने के बाद में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी प्रोजेक्ट को इंस्टॉल होने में। अब देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें डाउनलोड हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें डाउनलोड होने के बाद में अगर आप यहाँ पे लारावेल लिखते हैं तो आप लोगों को ये एक ना एक्चुअल में चलकर दिखाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो है। पर यहां पर अगर आप गौर करते हैं तो एक चीज आपको मिलेगी, लारावेल इंस्टॉलर। मतलब लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास में इंस्टॉलर है, जैसे कंपोजर था वैसे अब आपके पास में बेसिकली लारावेल भी अवेलेबल है। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए पहले वाले के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि उससे एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवाया था। यहां पर क्या होता है कि हमने कंपोजर को बोला कि भाई क्रिएट करके दे दे प्रोजेक्ट। अब कंपोजर क्या समझेगा, आपकी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग आपका जो कंपोजर वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग लारावेल का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। मान लीजिए आपका कंपोजर पुराना है, क्योंकि कंपोजर के भी तो वर्जन होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपोजर की वर्जन हिस्ट्री है। अब इन वर्जन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट लारावेल का वर्जन इसके पास में होगा ये वो देगा, यानी 9 दे सकता है, 8 भी दे सकता है, जितना आपका कंपोजर पुराना है। पर हमने फ्रेश इंस्टॉल किया था तो हमारे को क्या देगा, लारावेल का लेटेस्ट वर्जन। पर यहां पर करने के बाद में क्या होगा, हमने लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। इस कंपोजर को बोल के हमने लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल किया है। और अब हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांडली काम आता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों को पता है कि वेबसाइट एक बार बन गई तो क्या उसमें काम नहीं आता, बिल्कुल आता है। क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करना होता है। जैसे कोई वेबसाइट लारावेल 4 पे बनी हुई थी, अब उसके यूजर सोच रहा है कि यार मेरी वेबसाइट स्लो है, इसमें काफी सारे फीचर्स कम है। वो डेवलपर के पास में जाता है, डेवलपर एडवाइस करता है कि भैया जो पैकेज और जो काम आपको करवाना है ना, वो जब आपने करवाया था तब अवेलेबल ही नहीं था लारावेल में। अगर आप अभी करवाना चाहते हैं तो आपको इसको अपग्रेड कराना होगा। अपग्रेड मतलब लारावेल का वर्जन अपग्रेड करना है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, कंपोजर का इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे पहले, है ना। कंपोजर से लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, लारावेल की एक ऐप इंस्टॉल करेंगे। और यहां पर हम इसके आगे @ लगा के इसको वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा वर्जन चाहिए, ठीक है। वो हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे किस तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम को भी इसमें काम में लिया जाता है। जैसे गिट काम करता है वैसे भी हम लारावेल को काम में ले सकते हैं। और कैसे हम लोग वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। पर इस वीडियो के अंदर इतना ही। हमने क्या किया, लारावेल न्यू एग्जांपल ऐप लिख दिया। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा ठीक है, एक सेकेंड इसको कॉपी कर लेता हूं। अब क्या होगा, मेरे पास में एक एग्जांपल ऐप के नाम से लारावेल न्यू, ये क्या है, कमांड है। और जिस नाम से क्रिएट करना है वो क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो हमने एक एग्जांपल ऐप के नाम से क्रिएट कर दिया। लारावेल का बड़ा सा लोगो आप लोगों की तरफ आ गया होगा, रिफ्लेक्ट होके आप लोगों की स्क्रीन पे।
और अब हमारा लारावेल इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे मेरा लारावेल का 9.5 वर्जन इंस्टॉल होना शुरू हुआ है और ये मुझे बोल रहा है कि इसके लिए किसकी जरूरत है, PHP 8 की जरूरत है। तो एक बार मेरा लारावेल इंस्टॉल्ड हो जाए, हम ये भी चेक करेंगे कि हमारा PHP वर्जन कौन सा है, और तब आप लोगों को जैम्प की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जब आप जैम्प इंस्टॉल करने जाते हैं तो वहां पर वो आपसे अलग अलग वर्जन्स बताता है, पूछता है आप लोगों से कि भाई आपको कौन सा वर्जन चाहिए, आप कहीं भी क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। वो चीज आपको यहां समझ में आएगी कि कैसे क्लिक करना होता है, क्या डिपेंडेंसी होती है, किस तरीके से उसको समझना होता है। क्योंकि बेसिकली अगर लारावेल पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो किस तरीके से ये काम करेंगे, इसी तरीके से तो करेंगे। जब आप लोगों को पता होगा कि भाई PHP का वर्जन कौन सा है, तो सबसे पहले लिखिए PHP-V। यहां पर देखेंगे मेरे पास में PHP का 8.0 अवेलेबल है। अब मेरे पास में लारावेल का तो 10 वर्जन आ गया है ना, पर अभी मेरा 9.5 ही इंस्टॉल हुआ है। तो मैं यहां पर आके अब मैं अपनी डायरेक्टरी में चेक करूंगा। एग्जाम्पल ऐप के नाम से क्रिएट हो गया है मेरे पास में, यहां पर एक पैकेज के अंदर कंपोजर के नाम से मेरे पास में फाइल आई होगी। मुझे इस कंपोजर वाली फाइल में जाना है। मैंने इस कंपोजर वाली फाइल को ओपन किया तो PHP का 8.02 जो मेरा वर्जन है उसके अकॉर्डिंग, और अभी मेरा लारावेल का वर्जन देखेंगे तो इसमें लारावेल का 9.5 इंस्टॉल हुआ था, 9.19 इंस्टॉल हुआ है। ऐसा क्यों? हमने तो कंपोजर भी लेटेस्ट इंस्टॉल किया था और हमने लारावेल इंस्टॉलर भी इंस्टॉल कर लिया, उसके बावजूद ये एरर क्यों, मतलब ये पीछे क्यों डाउनलोड हो? ये फायदा है आपका लारावेल इंस्टॉलर डाउनलोड करने का, क्योंकि लारावेल इंस्टॉलर पहले ही चेक कर चुका है कि आपके पास में PHP वर्जन कौन सा है। अगर हम लोगों ने ये नहीं किया होता तो हमारा प्रोजेक्ट चलने के बाद में क्या होता, हमको एरर देता PHP वर्जन की। ठीक है, अभी हम वो भी चेक करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके CD करके एग्जाम्पल ऐप में जाता हूँ। ठीक है, LS करता हूँ, क्लियर। अब PHP आर्टिसन सर्व लिखता हूँ तो आपको एक और नई चीज देखने को मिलेगी। यहां पर एक पोर्ट है जिसके ऊपर मेरा कोड इंस्टॉल स्टार्ट हो गया है ना, इसको मैं कॉपी करता हूं और मतलब इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा तो भी मैं इस पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। लेट्स सी अगर मैं रिडायरेक्ट होता हूं नहीं होता हूं। ये तो मुझे कर तो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे जो भी मैंने मतलब अभी लारावेल इंस्टॉल किया ना, ये उसका आउटपुट है। PHP आर्टिसन सर्व करने से मेरा फोल्डर चल चुका है। अब हम लोगों ने 3 बात करनी है। कौन कौन सी? पहली बात कि हम जब लारावेल की यहाँ वेबसाइट में, मैं आप लोगों को वो बेसिक्स बता रहा हूँ जो मोस्टली नहीं बताते हैं ना, कि इस कमांड और इस कमांड में क्या डिफरेंस था। अगर यहां से इंस्टॉल करता तो क्या होता, PHP वर्जन अगर मेरा उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, लारावेल के वर्जन के अकॉर्डिंग, तो मेरा ये चलता ही नहीं, PHP की एरर मिल जाती। पर हमने ग्लोबली पहले लारावेल इंस्टॉलर इंस्टॉल किया, देन हमने उसमें एक ऐप इंस्टॉल करी लारावेल की। तो इंस्टॉलर ने चेक किया कि PHP वर्जन कौन सा है, उस PHP वर्जन के अकॉर्डिंग सुटेबल कौन सा है। अब लारावेल की वेबसाइट पे आते हैं दोबारा। यहाँ लारावेल 10x लिखा हुआ है ना, हमने तो यहां से कमांड कॉपी की थी, पर ये 9x में क्यों चला गया? क्यों? क्योंकि हमने जो ऐप इंस्टॉल करी थी ये उसके अकॉर्डिंग हुआ है ना। तो अब हमें, अगर आप इसके वर्जन्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आप लोग ये सीख पाएंगे, है ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पर ये कोर्स हम जितना शॉर्ट एंड स्वीट रखे उतना अच्छा है। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने सीख लिया कि इंस्टॉलर इंस्टॉल करना की जरूरत है, अलग अलग कमांड्स का क्या फायदा है, कंपोजर की रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्टॉलर की रिक्वायरमेंट क्या है, PHP वर्जन की रिक्वायरमेंट क्या है, और कैसे इंस्टॉलर हमें हेल्प करता है PHP वर्जन को समझने में। आई होप आप लोगों को इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब जो मेन बात है, हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर में इसको तो बंद कर देते हैं और बेसिकली लारावेल को समझना शुरू करते हैं ना। आप लारावेल शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को लारावेल के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग लारावेल को अच्छे से समझने वाले हैं। ओपन विद कोड करूंगा, और आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें जो मैं इसमें बताने वाला हूं ना, इनसे ही पूछा जाता है, इन्हीं से समझा जाता है। पहली चीज हम लोगों को क्या देखना है, इसका कंपोजर डॉट जेसन ओपन करके देखिए, यहां पे इसका नाम आया है लारावेल, और ये लारावेल, ठीक है। पर यहां पर एक बार सर्च करते हैं एग्जाम्पल, क्या हमें एग्जाम्पल ऐप के नाम से कुछ मिला? नहीं। तो क्या होता है, अगर हमें लारावेल का एग्जाम्पल ऐप क्यों नहीं मिला? अगर आप किसी और नाम से क्रिएट करते तो क्या आप लोगों को वो मिलता? इस तरीके के काफी सारे क्यूरियस क्वेश्चन होते हैं ना, जिन चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए, जो डिटेलली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। पर आप लोगों को ये चीजें अगर समझनी है तो मैं इनके लिए आप लोगों के लिए डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। मैं बस आप लोगों की क्यूरियोसिटी जगाना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि और कितनी तरह की चीजें जो एक्चुअल में पूछी जा सकती है। अब ये चीजें आप लोगों को समझनी है, पर सबसे पहली बात, एक फाइल होती है कंपोजर डॉट जेसन, जितने भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे इस फाइल में मिलेगी।
ये आपको समझना है। जो भी फाइल्स है, मतलब जो भी पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, उनका जो वर्जन है जो हमने अभी इंस्टॉल कर रखा है वो लॉग फाइल के अंदर सेव हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई नई फाइल हमने इंस्टॉल की तो लॉग फाइल के जरिए हम उसको रिप्लेस मार सके, चेक कर सके कि एग्जैक्ट यही वर्जन चाहिए था और बाकी सारी चीजें। अब लारावेल हमें एक आर्टिसन देता है। ये आर्टिसन क्या करता है, हमें एक डमी सर्वर बना के देता है जिसके ऊपर हम लोग लारावेल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लाइव पे अपलोड कर दूं तो आर्टिसन काम में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लाइव सर्वर पे क्या होता है कि वो ऑलरेडी हमारा जो है ना उसको चलाता रहता है, पीएचपी के वर्जन वगैरह सब चीजें अवेलेबल होती है। आप तो पॉइंटेड यूआरएल्स होते हैं, उन पॉइंटेड यूआरएल्स पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका कोड रन होना शुरू हो जाता है ना। तो आर्टिसन की जरूरत क्या है, जब हमें डमी सर्वर चलाना है। अब मेरे पास तो कोई सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो आर्टिसन मुझे एक लोकल एनवायरनमेंट बना के दे रहा है जहां पे मैं चला सकूं। इसने मुझे एक पोर्ट बना के दे दिया, इस पोर्ट पे मैं अपना कोड चला पा रहा हूं, दैट्स इट। ये सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, ये बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं जो हम आने वाले डिटेल वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके साथ मैं भी, ठीक है। गिट फाइल, गिट इग्नोर फाइल्स, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, पर मोस्टली जो हमारी काम की चीज है वो क्या है, ये ऐप वाला फोल्डर, ये हमारे काम आता है। ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर कोई काम नहीं आएगा, कॉन्फिग में हमारे 2-4 फाइल काम में आएगी। डेटाबेस इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, जब हम सीखेंगे माइग्रेशन के थ्रू काम करना। पर अभी हम सिंपल काम करने वाले हैं, तो सिंपली इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक रिसोर्सेस जिसके अंदर हमारा एक्चुअल में हम जो देख रहे हैं वो दिखेगा। अब बात यह है, एक फाइल होती है ईएनवी के नाम से। ईएनवी की फाइल पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिसोर्सेस राउट्स पे लेके चलता हूं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो फाइल का पेज व्यू हुआ है वो कैसे हुआ है, हम लोगों को व्यू, है ना। ये हम लोगों को पता होना जरूरी है ना, कि मतलब अभी हम जो भी देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये सब कैसे लिखा हुआ है इस पॉइंट पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये चलाया, अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं लॉग इन, तो कुछ चलेगा नहीं। इसने क्या दिखा, 404 नॉट फाउंड, दैट वाज ओके। तो मैंने ये किया। पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ऐसे लिखना, ये सब चीजें क्या है, ये इनको बोलते हैं राउट्स, ठीक है। इनको बोलते हैं लारावेल में राउट्स। अब राउट्स कई तरीके के हो सकते हैं, राउट्स में क्वेरी स्ट्रिंग भी होती है, राउट्स में पैरम्स भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम राउट्स पे चलते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर होगा हमारे पास में राउट्स के नाम से, इसके अंदर इसमें 4 फाइल है, एपीआई, चैनल, कंसोल और वेब। अभी के लिए हम लोग फ्रंट एंड का पार्ट सीख रहे हैं, एपीआई नहीं सीख रहे, इसलिए हमारे कौन सी फाइल काम आएगी, web.php। इन फ्यूचर हम सीखेंगे कि web.php कैसे क्रिएट करते हैं, ये फाइल कहां बनी, पर ये सब एडवांस कंसेप्ट है। तो ये कमेंटेड कोड था, इस तरीके से जो भी ग्रीन लिखा हुआ होता है ना, ये स्टार के अंदर और बाहर, ये कमेंटेड कोड से जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ये चीजें कहां से काम में आ रही, कैसे आ रही। अब देखो, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लगा रहा है कि राउट ने गेट किया क्या, ब्लैंक, ये स्लैश। अगर उसको स्लैश मिलता है खाली, तो एक फंक्शन रन किया और रिटर्न कर दिया एक व्यू के ऊपर जो है वेलकम के नाम की। अब व्यू क्या है हमारा, व्यू हमारा लारावेल का फंक्शन है जो हमें क्या करता है, व्यू फोल्डर में जाने के लिए एक्सेस दिलवाता है। अब यहां से हमने व्यू तो इसमें यूज नहीं कर रखा, पर हमने फसाड में राउट यूज किया हुआ है, और व्यू यहां पर डायरेक्टली अवेलेबल है फसाड के थ्रू, क्योंकि व्यू भी किसका जनरल पार्ट है, फसाड का पार्ट है। तो मैं इसको बंद करके रिसोर्सेस में आता हूं, तो आपको व्यूज के नाम से फोल्डर मिलेगा, इसमें welcome.blade.php पड़ी है। और अगर मैं इस ब्लेड को यहां से डिलीट करके यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, गोविंद, तो आप देखेंगे मेरी फाइल का यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि फाइल किस तरीके से काम कर रही थी। हमने क्या किया, लारावेल ने सबसे पहले जैसे ही फाइल इंस्टॉल्ड, मतलब जैसे हमने PHP आर्टिसन सर्व किया, तो इस यूआरएल पे, खाली यूआरएल पे, जैसे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, thedeveloperschool.com की वेबसाइट पे चलते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर ये वाला पेज कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या कर रखा होगा, ऐसा ही कुछ लगा रखा होगा कि जब कुछ ना मिले, मतलब इस यूआरएल तक कुछ भी ना मिले, सिर्फ ये यूआरएल मिले, यानी सिर्फ डोमेन मिले, यानी सिर्फ मुझे मेरा एक्चुअल पाथ मिले, बेस पाथ मिले, तब क्या करना है, ये वाला पेज रेंडर करवाना है। तो मैंने यहां पर ये स्लैश लगा रखा है। अब मैंने कुछ अलग काम कर रखा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारा डायनेमिक डेटा दिखाया हुआ है, पर यहां पर एक वेलकम ब्लेड है, इसमें कुछ डायनेमिक डेटा लाना ही नहीं था, है ना। सिर्फ पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है और उसमें कुछ फंक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। ये हैज लॉगिन, तो ये वाली चीजें इसके अंदर लगी हुई थी। दैट्स द वे ये काम कर रहा था, है ना। यहाँ पर हमें अगर कुछ डायनेमिकली करना होता ना, तो हमें कंट्रोलर्स की और मॉडल्स की जरूरत पड़ती। अगर हमें डेटाबेस से कोई डाटा लाना होता तो हमें इसकी जरूरत पड़ती। तो हमने यहाँ पे जैसे अगर गोविंद लिख दिया
और इसे चेक करा, ठीक है, एक बार यहां पर आके, तो हमें गोविंद मिलता है। दैट वाज ओके। आई थिंक आप लोग पहली चीज समझ गए हैं कि राउट से किस तरीके से व्यूज फाइल पे हम रिडायरेक्ट होते हैं, किसकी जरिए होते हैं, राउट्स के जरिए। तो लारावेल को डीपली समझने के लिए मेरा एक वीडियो है लाइफ साइकिल, लारावेल लाइफ साइकिल के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं। उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि यहां तक भी पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है इन डीप लारावेल के लिए। पर अभी के लिए इतना समझो, जो भी राउट मिलेगा राउट वाली फाइल में आएगा, जहां से हम जो भी उसको पाथ बोलेंगे, यहां पर हमने उसको व्यू के लिए बोला, तो व्यूज का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल पड़ी है ना, वहां पे। एक और चीज मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, जैसे ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, यहां पर मैं गोविंद डॉट BLADE ब्लेड डॉट पीएचपी लिख दूं, ठीक है। और अब इस फाइल के अंदर अगर मैं गोविंद लिख दूं, तो क्या ये फाइल चलेगी, क्या ये फाइल चलेगी? अब हम यहां पर आकर वही अपना 127 वाला पोर्ट स्टार्ट करते हैं और यहां वाले पोर्ट को चेंज कर देते हैं। तो अभी हमारे पास में कोड कौन सा दिखना चाहिए, लारावेल लिखा हुआ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने स्लैश के ऊपर कौन सी फाइल कॉल कराई दी है, वेलकम वाली। पर अगर मैं यहां पर गोविंद लिख देता, तो कौन सी फाइल कॉल होती, जिस फाइल के अंदर हमने अभी लिखा है। दैट्स द वे कि आप क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड फाइल को कॉल करवा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फाइल्स को कॉल करवाया जाता है ना। तो अगर हमें कोई फाइल कॉल करवानी, तो हम कैसे करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे। मतलब हम व्यू के अंदर उसका नाम दे देंगे। पर अब मान लो मुझे तो इस पे डायनेमिक डेटा चाहिए, बात ये, मुझे इस पे डायनेमिक डेटा चाहिए यार। ये सब मुझे लिखा हुआ दिखाना होता तो मैं index.html बना देता, उस पे चला लेता, यही क्यों करना था। वो आएगा पिक्चर एंड सिनेरियो। हम लारावेल के अंदर ये चीज सीख रहे हैं, है ना। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है, अब हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। अब हमें डायनेमिक डेटा चाहिए, तो डायनेमिक डेटा कहां से आएगा, डेटाबेस से आएगा। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए बार बार क्या करूं, डीबी कनेक्ट करूं, मतलब जो पीएचपी के अंदर हम एसक्यूएल कनेक्शन करते हैं वो करें बार बार, यार ये तो अजीब सी चीज हो जाएगी ना, कि हर बार डेटा डालो निकालो। तो उसके लिए हमारा एक रिलेशन होता है मॉडल। मॉडल क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें मदद करता है। डेटाबेस को, टेबल को मैप करके खुद के पास में रखता है, और जितने भी क्वेरीज होती है मॉडल के थ्रू चला सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, अपने इस फाइल में आए, फोल्डर में अगर मैं कंट्रोल C कर दूं, तो आप देखेंगे यहां पर अब कुछ भी नहीं चलेगा, ये फाइल चलनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हमारा सर्वर ही बंद हो गया है। अब हमें किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, डेटाबेस कनेक्शन की, है ना। पर उससे पहले डेटाबेस को लाइक मैप करने के लिए एक मॉडल भी चाहिए होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे पहले डेटाबेस चलाकर देखेंगे। हमने लिखा लोकल होस्ट PHP, तो ये नहीं चला। एक सेकेंड, यहां पर मुझे जैम्प ऑन करना पड़ेगा, मैंने जैम्प ऑन नहीं किया हुआ है। ये मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं, यहां पे अपाचे स्टार्ट किया। अब आप लोगों को समझ में आएगा सैम के अंदर माइस्क्यूएल स्टार्ट क्यों करते थे। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं होगा, आपका लोकल होस्ट का ये पीएचपी वाली चीज चलेगी नहीं। इस पर मेरी एक फाइल बनी हुई थी, अब वो चल गई, ठीक है। यह है मेरा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। सॉरी, मैंने अपना लोकल होस्ट के ऊपर PHP माई एडमिन स्टार्ट किया है। अब मैं यहां पर एक डेटाबेस बनाऊंगा। मैं सबसे पहले डेटाबेस पे क्लिक किया, डेटाबेस का नाम दे देता हूं प्रैक्टिस। इस नाम से कोई और तो क्रिएट नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैंने इसका नाम रख दिया और मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं तीन चार चीजें कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, टेबल्स बना सकता हूं, माइग्रेशंस बना सकता हूं, काफी सारी चीजें कर सकता हूं ना। एक तो क्या हो सकती है, मैं टेबल ही माइग्रेशन से बनाऊं, पर वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे ना, कि माइग्रेशन से टेबल कैसे बनती है। अभी हम बेसिक लारावेल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस फोल्डर में आ गया। यहां पर मैं डायरेक्ट, आज हम सीखने वाले हैं डेटाबेस से कैसे करते हैं। तो क्रिएट न्यू टेबल में टेबल का नाम दे दूं, जैसे मुझे एक टेबल बनानी है यूजर्स के नाम की। उसमें कितने कॉलम होने चाहिए, तो मैं आई थिंक 5 कॉलम ओके होंगे। मैंने 5 कॉलम के लिए क्रिएट कर दिया। इसने मुझे बोला उसमें क्या चाहिए, मुझे एक आईडी चाहिए, ठीक है। उसमें मुझे एक नेम चाहिए, उसमें मुझे एक फोन नंबर चाहिए, ठीक है। उसमें मुझे एक ईमेल चाहिए, और उसमें मैं एक क्रिएटेड एट का फील्ड ले लेता हूं, कि ये यूजर कब क्रिएट हुआ था, है ना। और उस यूजर को अपडेट कब किया गया है, एक फील्ड वो ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने वापस ऊपर मूव पे कॉलम पे किया और अपडेटेड एड कर दिया। अब क्या होता है कि डेटाबेस को समझना जरूरी है। डेटाबेस में जब आप आईडी ले रहे हैं, तो आपकी आईडी हमेशा क्या होगी, इंटीजर।
इंटीजर होगी यानी नंबर होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगी। तो हम उसके लिए क्या ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं। अगर आपका बड़ा यूआर बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसको आप बिग इंट ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर होता है 11 डिजिट तक का, बिग इंट होता है 20 डिजिट तक का। तो हमने अभी इंटीजर ले लिया और यहाँ पे 11 लिख दिया। अब ऑटो इंक्रीमेंट ये मैंने क्यों किया, अब क्या होगा कि एक आईडी बनने के बाद में, जैसे मैंने एक यूजर बनाया और वो 1 नंबर पे क्रिएट हो गया, दूसरा यूजर बना रहा हूं वो भी 1 पे क्रिएट हो गया, तो फिर हमारी यूनिकनेस क्या रही, हम डेटाबेस में पहचानेंगे कैसे कि यूजर कौन है। उसका नाम और नंबर सेम हो सकते हैं, कोई भी चीज सेम हो सकती है ना उसकी। मैं मान के चलता हूँ कि यूजर्स के नंबर सेम नहीं होते, पर मान लो कि मैं मतलब मेरे फादर ने अकाउंट बनाया, अब मैं भी उसके ऊपर अकाउंट बना रहा हूँ, अब मेरे पास में मान लो मोबाइल नहीं है तो मैं अपने पापा का नंबर डाल दूंगा। तो दैट्स द केस, कुछ डेटा कॉमन हो सकता है, तो कुछ यूनिक रखने के लिए हम हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। की को प्राइमरी कर देते हैं कि ये की प्राइमरी है, सबसे पहले अपडेट होगी, इंडेक्सिंग वगैरह के लिए भी ये काम में आती है। ऑटो इंक्रीमेंट करने से क्या हुआ कि आपकी जो पहली आईडी 1 क्रिएट हुई है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी आईडी क्या क्रिएट होगी, 2। मतलब लारावेल जब भी कोई नई एंट्री डाल रहा होगा एसक्यूएल के अंदर, तो एसक्यूएल क्या करेगी, उस पहली वाली आईडी के बाद नेक्स्ट वाली आईडी अपने आप निकाल कर दे देगी उसको। नेम नेम कैसा हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, इसलिए हम वैरचर ले रहे हैं, मतलब वेरिएबल किस टाइप का, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, और 255 तक की लिमिट होती है इसकी। फोन नंबर भी मैं वैरचर ले लेता हूं, वैसे इंट लेना चाहिए, पर आप लोगों को पता है कि नंबर का ड्रॉप डाउन आता है ना। अब यूएसए के अंदर ब्रैकेट्स में नंबर चलते हैं वगैरह चलते हैं, किसी के 10 15 20 हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको भी 20 ले लिया। ईमेल हमने वैरचर ले ली, ठीक है। अब ईमेल कितनी बड़ी हो सकती है, 50 से ज्यादा, मतलब इतनी बड़ी ईमेल कई लोगों की बड़ी होती है, पर यार 255 कैरेक्टर की तो होने से नहीं, तो 50 तक की लेंथ होगी। क्रिएटेड डेट के अंदर मैं डेट टाइम ले लेता हूं, ठीक है, कि हमारा डेट और टाइम इसके अंदर इंस्टॉल आ जाना चाहिए। तो डेट टाइम यहां पर मैंने किया और मुझे डेट टाइम मिल गया। तो मुझे क्या चाहिए था, आईडी, नेम, फोन नंबर, ईमेल, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा अपनी फाइल को, तो मेरी यूजर्स के नाम से देखो टेबल बन गई है ना। अब मुझे क्या करना है, अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस कनेक्ट करना है तो क्या करना होगा, env की फाइल में जाना होगा। env की फाइल कहां होती है, ये रही। ये वो फाइल है जो हमें डेटाबेस को कनेक्ट करने में मदद करती है। ये मेरा होस्ट है, ये डीबी पोर्ट है। तो अभी हमारा डेटाबेस का नेम क्या है, लोकल होस्ट। हमारा डेटाबेस कौन सा है, लोकल होस्ट। और डीबी का यूजर नेम क्या है हमारा, सॉरी हमारा डेटाबेस क्या है, प्रैक्टिस। हमारे डेटाबेस का नाम है प्रैक्टिस। और डीबी क्या है हमारी, डीबी का यूजर नेम क्या है, अभी हमारा कोई यूजर नेम नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट के ऊपर बना रहे हैं। अगर हम बाहर बना रहे होते तो हमारा कुछ नाम होता, पर अभी हमारा यहाँ पे क्या नाम है, सिर्फ रूट नाम है। डीबी का पासवर्ड हमारा कोई पासवर्ड नहीं है, इसलिए हमने उसका पासवर्ड रूट मतलब ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हो गया। यहां से हम अपना डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं। इस ऐप की एक बाय डिफॉल्ट सर्व की क्रिएट हुई है एसएसएच, जो इसको सिक्योर रखने में मदद करती है, जो हम बाद में सीखेंगे इनको कैसे काम में लेना होता है। हमारे लाइक पर्टिकुलर कोड के फोल्डर का नाम क्या है, अभी ऐप का नाम हमने लारावेल रखा है। हम कुछ भी रख सकते थे फोल्डर का नाम, जब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करते तो यहाँ पे ऐप को एक नाम दे देते। एसएमटीपी मेल भेजने के लिए, पुशर्स को काम में लेने के लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सेव कर दें, ठीक है, इसको बंद कर देते env फाइल को। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, डेटाबेस के अंदर हमने यूजर्स टेबल बनाई है, तो हमें एक मॉडल चाहिए होगा। अब हम लोगों ने क्या है, डेटाबेस का कनेक्शन किया है, हमने एक यूजर्स टेबल बनाई है। अब हम लाइक एक तो क्या कर सकते हैं कि ना, जैसे हम लोग पीएचपी में काम कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन बनाते हैं। तो फिर फ्रेमवर्क को काम में लेने का क्या फायदा। अब जो लारावेल का फ्रेमवर्क है ना, वो हमको ओआरएम की फंक्शनैलिटी देता है, जो कि मॉडल के थ्रू होती है, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ओआरएम क्या करता है, इलोकेंट का पार्ट होता है। ये आपको क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटाबेस की टेबल को मैप करके रख देता है। तो हमारी जो यूजर्स टेबल है ना, हम उसको मैप करेंगे किससे, अपने मॉडल से। तो हम क्या कर सकते हैं, पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल, मॉडल का नाम यूजर रख सकते हैं और उसको चला सकते हैं। कैसे, अभी मेरा यूजर का मॉडल डायरेक्ट क्रिएट हुआ हुआ मिला होगा मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये मेरे पास में यूजर का मॉडल ऑलरेडी मिला हुआ है मुझे ना। क्यों, क्योंकि मैंने डाटाबेस मतलब जो लारावेल इंस्टॉल किया था, तो उसके थ्रू है ना ये बना हुआ आता है बाय डिफॉल्ट। तो ये मेरे पास में बना हुआ आ गया। पर अगर मुझे बनाना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे लिखता पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल, ठीक है, और अब उस मॉडल का नाम यूजर, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा तो ये बोला है मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब बात क्या है, और मैं इसके आगे इसका माइग्रेशन भी क्रिएट कर सकता था आगे लिखकर, है ना, पर मुझे इसका माइग्रेशन क्रिएट नहीं करना, क्योंकि मैंने टेबल डायरेक्ट बनाई है। माइग्रेशन के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने लिखा ना ये मेक मॉडल यूजर, हमने ये यूजर लिखा टेबल यूजर्स के नाम से बनाई, क्यों,
ये लारावेल का बेसिक फंडा है। आप जो टेबल बनाते हैं ना हमेशा उसको प्लूरल नेम्स में बनाइए, है ना। जैसे यूजर्स, पोस्ट्स, एडमिन्स, जो भी बना ना एस लगाइए, और जो मॉडल बनाए उसको सिंगुलर रखिए, ताकि आप लोगों को उसको समझने में, रिकॉग्नाइजेशन करने में और एक राइट मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करने में सही तरीका आप लोग सीख सके। तो मैंने लिखा PHP आर्टिसन मेक मॉडल और उसका नाम लिखा यूजर। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एरर। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता ऐसे, तो मेरा क्या होता, न्यू इज रिजर्व्ड बाय PHP। तो आप क्या कर सकते हैं, PHP के जो रिजल्ट कीवर्ड है ना उनको यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर अपने नाम से एक मॉडल बना देता हूँ। एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर आके चेक करूंगा तो मुझे ये मॉडल मिल गया। बाय डिफॉल्ट मुझे ये मॉडल बना हुआ मिला है। अब इस मॉडल से जो लाइक मुझे माइग्रेशन के थ्रू अगर कोई डेटाबेस की टेबल लिंक करनी है तो वो माइग्रेशन के थ्रू करूंगा। पर अगर ऐसे करनी होती तो मैं क्या लिखता, यहाँ पे प्रोटेक्टेड का यूज करता। प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल्स टू, इस साइन के अंदर उस टेबल का नाम लिख देता, और अब ये मेरी उस टेबल से लिंक हो जाता। ठीक है, ये इस तरीके का है, पर अभी हमारे ये मॉडल किसी काम नहीं आएगा तो मैं इसको रिमूव कर देता। हमने सिर्फ मॉडल बनाना सीखा है, तो हम माइग्रेशन नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड के थ्रू यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब उसका कनेक्शन बना देते हैं अपने टेबल से। डॉलर टेबल इक्वल्स टू, और ये, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने टेबल का नाम। मेरे टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। ओके, यहाँ पे नीचे फिलेबल लिख रखा है कि कौन कौन से फील्ड्स को मैं इसमें फिल कर सकता हूँ। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो इसके अलावा अगर कोई भी फील्ड होगा ना तो वो फिल नहीं होगा। जैसे हमने अभी इसमें फोन नंबर लिया था तो उस फील्ड को भी यहाँ डिस्क्राइब करना होगा। तो फिलेबल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर जो लाइक कुछ हम एसक्यूएल के अंदर क्वेरीज बना सकते हैं ना। एक सेकंड में अपना डेटाबेस ओन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बाद में। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस के नाम से डेटाबेस है, उसमें यूजर्स की टेबल है। अब मान लो इसके अंदर मैंने कोई फील्ड बनाया होता, इज डिलीटेड, इज लाइक कुछ भी, और मैं चाहता कि वो मतलब फंक्शनली चेंज हो, मतलब जब भी इवेंट बेस पे ट्रिगर कराना चाहता तो मैं फिलेबल के थ्रू उसको अप्रोच कर सकता हूँ, रोकना नहीं रोकना। इसके अंदर जो रिमेंबर टोकन और पासवर्ड नाम के जो फील्ड्स है उनको मैं हिडन भी बना सकता हूँ। काफी सारी चीजें जो मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। पर हम लोग अभी इतना ही समझेंगे इसके अंदर। ये हो गया हमारा मॉडल। अब हमें जाना है अपने राउट्स के अंदर। सबसे पहले हम लेकर ना एक टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट इंजन होता है लारावेल के अंदर। हम ब्लेड क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो इसका एक टेम्पलेट इंजन है। इसके बारे में हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द जो डीप थिंकिंग है उनके लिए हम लोग बाद का ही पैटर्न रख रहे हैं, क्योंकि एक बार हम लोग अपना लारावेल पे कमांड कर ले। ठीक है, हमने अभी govind.blade.php बनाई थी, ये देखने के लिए क्या ये कॉल होती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, राउट्स में जाएंगे। राउट्स के अंदर मैंने क्या किया, web.php में गया। अब हम लोगों को किस किस चीज की जरूरत होने वाली है, तो हमें एक जरूरत थी मॉडल की, एक कंट्रोलर की और व्यू की। लारावेल क्या है, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू और कंट्रोलर के बीच का जो ये रिलेशन है ना उसको MVC कहा जाता है, कि किस तरीके से मॉडल डेटा मैप करके लाता है, कैसे कंट्रोलर उसको इंस्ट्रक्ट करता है क्या काम करना है, और कैसे व्यू पे दिखाया जाता है। आने हम एडवांस मेथड्स को पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो मुझे कोई वो बनाना है, एक फाइल है जिसको कॉल करवाना है, तो मैंने लिखा राउट, यहाँ पे मैंने लिखा गेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ हाइफन का साइन और इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट ना करे। इस साइन के ऊपर मैं इसको कंट्रोलर के थ्रू निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास में कंट्रोलर होना चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक कंट्रोलर बनाता हूँ। तो भाई PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम यूजर कंट्रोलर। हमेशा ट्राई करिए यार, मतलब कंट्रोलर में जो भी कंट्रोलर बना रहे हैं उसका पहला वर्ड कैपिटल और उसके साथ में कंट्रोलर लिखा हुआ हो, ताकि आप लोगों को रिकॉग्निशन में आसानी हो। अच्छी मैपिंग होती है इसके थ्रू। तो अब हम लोगों ने एक कंट्रोलर बना लिया है, कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर मिल गया है मुझे, यूजर कंट्रोलर बना लिया है ना, हमारे पास में एक यूजर कंट्रोलर अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अपनी फाइल है ना उसको यूजर कंट्रोलर के थ्रू कॉल कराएंगे। जैसे कि हमने जो ये इंडेक्स फंक्शन बना रखा है इसको कॉल करवाना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने राउट्स वाली फाइल को कॉल करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखोगे राउट कॉलन कॉलन गेट। ठीक है, ये हो गया गेट, ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे ये स्लैश मतलब खाली यूआरएल पे, कॉमा, एक एरे का ब्रैकेट, क्योंकि मुझे इसके अंदर काफी सारा डेटा डिस्क्राइब करना है मल्टीपल पार्ट में, इसलिए ऐप के अंदर ये वाला साइन लगाइए का हमेशा। कौन सा, ये वाला। फॉरवर्ड स्लैश लगाइए, कहीं आप ये बैक स्लैश लगा दो ना, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश के, एक सेकंड, फॉरवर्ड स्लैश को नहीं, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में क्या आता है HTTP, फिर फॉरवर्ड स्लैश,
हमारा पाथ क्या है, कंट्रोलर। अब आप पूछेंगे कि यार मुझे ये क्या सब कैसे याद है, तो यहाँ पे पढ़ के लिख रहा हूँ भाई, ऐप HTTP कंट्रोलर्स, तो एस लगा देता हूँ। इसके बाद में मेरे कंट्रोलर जो मैंने अभी बनाया है उसका क्या नाम है, यूजर कंट्रोलर। उसकी एक क्लास मुझे कॉल करनी है। कौन सी क्लास कॉल करनी है, जो मैंने अभी बनाई थी, यानी इंडेक्स वाला फंक्शन। अब इसको मैं अगर कंट्रोलर की यहाँ जाऊंगा ना, तो यहाँ देखोगे एक्चुअल में क्लास होती है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास लिखा था। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जा, इस फंक्शन के अंदर इस वाली क्लास को कॉल कर। पीएचपी में आप लोगों ने नेम राउटिंग, रिवर्स राउटिंग भी आप सुनेंगे लारावेल के अंदर। तो उसके लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट आप ऐसे इसके आगे ये लगा के नेम लिख दो और उसके अंदर उसको कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाम दे दिया इंडेक्स, तो क्या होगा, आप इसे इस राउट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, है ना, और इस यूआरएल मतलब इस स्लैश की तरह भी कॉल कर सकते हो। इसको बोलते हैं रिवर्स राउटिंग, मतलब पाथ से भी कॉल कर सकते हो, राउट से भी कॉल कर सकते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स राउटिंग। डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे पीएचपी आर्टिसन सर्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है क्या। यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगी, डीडी। डीडी करने से क्या होता है, आपका कोड वहां के वहीं रुक जाता है, उसके आगे कंपाइलेशन नहीं होता। इस रिक्वेस्ट के अंदर जो भी हमारी रिक्वेस्ट हम भेजेंगे ना, पैरामीटर्स भेजेंगे, वो हमें मिलेगी। तो अभी हमने क्या रखा है, डीडी को कहाँ मार रखा है, यहाँ डीडी मार रखा है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। हम रिटर्न करेंगे कहाँ पे, व्यू पे करेंगे। व्यू कौन सी ब्लेड दिखानी है हमें यहाँ पे, जैसे मान लो हमें गोविंद वाली ब्लेड दिखानी थी, है ना, अपनी फाइल कॉल करवानी थी। तो हम यहाँ पे अपनी फाइल कॉल कराएंगे, रिटर्न व्यू, एक सेकेंड इसको यहां से हटाता हूं, रिटर्न व्यू। और यहां पर मेरी फाइल का नाम, अगर मैं यहाँ पे गोविंद लिखूं तो क्या होगा, हमें एक एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी वो भी मैं बताता हूँ। पहले एरर देखते हैं। वो बोल रहा है कि ये फाइल नहीं मिली, क्यों, क्योंकि हमने अभी ये फाइल डिलीट कर दी है। कोड में आप देखोगे ये फाइल डिलीट कर दी है। हमारे पास में वेलकम के नाम से फाइल पड़ी है, ठीक है, वेलकम, हमने ये करा। अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो एरर नहीं आएगी। इस तरीके से हमने क्रड का बेसिक काम कर लिया, यानी राउट रिडायरेक्शन। हमने क्या कंप्लीट कर लिया, राउट रिडायरेक्शन। अब मान लो मैं कंट्रोलर के थ्रू कुछ डाटा भेजना पाता, जैसे डॉलर नेम इक्वल्स टू गोविंद, ठीक है। अगर मुझे इस नेम को इसके साथ भेजना होता तो मैं क्या करता, यहां पर आता, कॉम्पैक्ट लिखता, ठीक है, और इसके अंदर बिना डॉलर के इसी वेरिएबल को वापस लिख देता। इसको कॉपी करता, यहां पर आता, अपनी वेलकम ब्लेड पे भी जाता साथ में, एक सेकंड मेरी व्यूज बंद हो गई, वेलकम ब्लेड पे जाता, इसको हटा देता, कर्ली ब्रेसिस का साइन काम में लेता, जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। यहाँ पे डॉलर के साथ में उस वेरिएबल को लिखता, ठीक है, यहाँ पे चेक करता तो मुझे वो वेरिएबल यहाँ मिल सकता। इसी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर के थ्रू डेटा पास करना। तो अभी हमने क्या किया, कंट्रोलर से डेटा पास किया। अब हम सारा काम करने वाले इसी पेज पे। तो सबसे पहली चीज हम लोग इसको हटा देते हैं, कंट्रोलर में से इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज सीख गए अब, है ना। हमने पहला फंक्शन बनाया, रिडायरेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप काम में लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप 5 चलाते हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर हमें बेसिकली क्या चाहिए, नेव बार। तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप 5 नेव बार, हमें नेव बार चाहिए। तो भाई ये हमें नेव बार दे देगा। अब ये बूटस्ट्रैप 5 को चलाने के लिए हमारे पास में 2-3 तरीके हैं। क्या कर सकते हैं हम, तो एक ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं, किसको, बूटस्ट्रैप को। बूटस्ट्रैप के बारे में नहीं पता तो ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, इसके थ्रू आप सारा काम कर सकते हो। वेलकम डॉट ब्लेड के अंदर मैं अगर इसको लाके पटक दूं, है ना, ये जो कोड हमने यहां से कॉपी किया है, एक सेकेंड, और इसको चलाऊं तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब चलेगा पर वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो एक्चुअल में इसका होना चाहिए ना, ऐसा आउटपुट नहीं मिलेगा। ऐसे आउटपुट के लिए हमें क्या जरूरत है, इसके सीडीएन्स की। तो आइए इसके सीडीएन पे चलते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 सीडीएन, यहां पर आए, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप। एक तो ये हमें क्या दे रहा है, लिंक दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग किस पे काम नहीं करने वाले हैं, हम लोग फाइल मैनिपुलेशन वगैरह पे काम नहीं करेंगे, सिंपली काम सीख रहे हैं। हम आगे जो एडवांस वीडियोस करेंगे उनमें बाकी सारी चीजें भी कवर अप करेंगे। ये लिख देता हूं मैं अगर यहाँ पे, और अब इसको चलाता हूं तो जो वहां पे एक्चुअल में मतलब उसका लुक था ना, वो लुक एंड फील मुझे यहाँ मिल जाएगा। अब मेरे इस फोल्डर के अंदर मैं बूटस्ट्रैप पूरी काम में ले सकता हूँ, पूरी बूटस्ट्रैप यहाँ पर काम आ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे जो भी चाहिए, मतलब जो भी जैसा भी कैसा भी मुझे चाहिए ना, वो मैं यहाँ पर काम में ले सकता हूँ।
ये काली, पीली, धोली, नीली जो भी चाहिए ना सारी मैं अपनी नेव बार्स काम में ले सकता हूँ। इस क्लास को कॉपी किया मैंने और बूटस्ट्रैप के यहाँ पर आ गया और इस मेन क्लास से चेंज कर दिया। ठीक है, ये आ गया मैं यहाँ पे। अब मेरी ये नेव बार ऐसी बन गई, इसके अंदर ये नेव बार बनी हुई है। अब मुझे चाहिए क्या, एक साइड बार, है ना। पर साइड बार की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, टेबल, बूटस्ट्रैप की टेबल चाहिए। तो बूटस्ट्रैप 5 टेबल, हम टेबल पे जाएंगे, ये मेरा टेबल रहा। ठीक है, इस टेबल के अंदर मैंने ये वाली, मुझे मतलब कौन सी लूं, कौन सी लूं, वैसे ये भी सही लग रही थी यार। कौन सी टेबल काम में लगी, आई थिंक ये टेबल सही लगी। इसके नीचे हमने ये टेबल कॉपी मार दी। हम आने वाले वीडियोस के अंदर ये सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो अभी हमारे पास में बेसिकली ये हो गया है दिखाने के लिए, है ना। अब हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे ये सारा डेटा दिखाना है इसका। तो कैसे दिखाएंगे, और एक इसके अंदर फील्ड ऐड कर देते हैं हैंडल के अंदर एक्शन के नाम से, एक्शन। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्शन के अंदर हैंडल में ये लगा रखे हैं, इसमें कहाँ लगा रहा है, एक तो ये लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। इनमें से मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि डेटा किसके थ्रू आएगा, लूप के थ्रू आएगा, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 5 एडिट आइकन, मुझे एक एडिट का आइकन चाहिए, है ना। तो मेरे पास में इसमें आइकन्स आ गए, बूटस्ट्रैप 5 आइकन, लर्न मोर अबाउट बूटस्ट्रैप आइकन्स। अब मैं इसमें सर्च करता हूं पेंसिल, ये पेंसिल मिल गया। इस क्लास को कॉपी किया, ठीक है। एक ए टैग ले लेता हूं, है ना, एंकर टैग बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे मैंने एक ए टैग लिया, ब्लैंक, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होता है, हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। HTTPS में अभी हैश लगा देता हूं, ठीक है। बाद में हम जब इसके क्लिक के ऊपर एक राउट लगा देंगे, ये हमने कर दिया। अब बूटस्ट्रैप की ये हमें नहीं मिल रहा है, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अभी तो SVG काम में ले लेते हैं। तो इसको यहां से यहां लगा देते हैं, ठीक है। हमें ये पेंसिल का साइन मिल गया। अब हमें चाहिए ट्रैश का साइन, एक हमें चाहिए ट्रैश का साइन, TRASH, ये हो गया ट्रैश। इस ट्रैश की भी हम SVG काम में ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये बनाई थी इसके लिए और ये बनाया था इसके लिए। इसको है ना, एक तो सबसे बढ़िया चीज होती है कोड को हमेशा क्या रखें आप, हमेशा एकदम अच्छे से सजा के। इससे क्या होता है कि आपको अपना कोड समझने में आसानी होती है कि कहाँ मैंने एक्चुअल में गलती की है। अगर ये मुझे पकड़ना हो तो मैं कैसे पकड़ सकता हूँ, जब मेरा कोड एक्चुअल में क्या होगा, डेकोरेटेड होगा। ये मैंने भी अपने सर से सीखा है, तो आई होप आप लोगों को काम में आएगा। इससे पहले मैं भी ऐसे घसट घसट कोड लिखता था, पर नहीं, मैंने अपने सर से ये सीखा है। तो आई होप मैं भी आप लोगों से यही कहूंगा कि आप हमेशा अपना कोड मेंटेन रखें। मैंने ये किया, अब मैंने इसको यहां किया, एडिट का आइकन, डिलीट का आइकन हमने लगा दिया, ठीक है। एक आई का आइकन और लगा देते हैं जो हमारे व्यू का काम करेगा ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको बोलेंगे व्यू। अब इससे आप लोगों को है ना बूटस्ट्रैप काम में लेना आ गया, है ना। और आप लोगों को लाइक व्यू नहीं, आई EYE, तो ये वाला ले लेते हैं, आई वाला काम, है ना। आपको बूटस्ट्रैप भी काम में लेने आ गई, आप लोगों को HTML तरीका लिखना आ जाएगा, और भी काफी सारी चीज आप इस ट्यूटोरियल से सीख जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये भी आई होप ठीक लग रहा है। अब हम लोगों की ये सारी चीजें तो सही ही चल रही है। हमने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम। अब यहां पर हम इनका नाम चेंज कर सकते हैं। मेरा एक तो फील्ड है नेम, NAME नेम, और दूसरा क्या हो सकता है, मोबाइल, है ना। तीसरा हो सकता है ईमेल, और एक हम चाहें तो यूजर कब क्रिएट हुआ था उसकी डेट दिखा सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं क्रिएटेड डेट। तो इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी लिख सकते हो। पर आई होप उसकी कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ही बहुत है। तो ये चीज हम लोगों को पता है। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। हमें क्या चाहिए, डेटाबेस के अंदर डेटा। सबसे पहले हम डेटाबेस के अंदर कुछ डमी डेटा डाल देते हैं, है ना। एक नंबर आईडी,
नेम और एक सेकेंड, सिर्फ एक डमी डेटा डाल देता हूं डेटाबेस के अंदर ताकि हम उसको फैच कर पाए, बाकी हम बाद में करेंगे, है ना। तो गाइस अब हम लोगों ने क्या डेटाबेस के अंदर एक एंट्री डाल दी है, ठीक है, हमारे पास में डेटाबेस में एक एंट्री अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को फैच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए दो तीन तरीके काम में लेते हैं, जिसमें से हमने बेस्ट तरीका क्या होता है लारावेल के अंदर ओआरएम का यूज करना, यानी मॉडल का यूज करना। तो अगर हम डेटाबेस से डेटा निकालें तो भी उसका यूज करें तो अच्छा होगा। हमने क्या किया, अब इसके अलावा यूज डीबीयूज टेबल का नाम डिस्क्राइब करके भी डेटाबेस से डेटा निकाल सकते थे, पर ये बेस्ट तरीका है। फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगे, ठीक है, इसके बाद में एक फोल्डर होगा हमारा मॉडल्स के नाम से, है ना, MODELS मॉडल्स। यहां पर हमने क्या लिखा, यूजर, और ये रहा, सॉरी सेमीकोलन लगाना था, इस यूजर को यहां पे लेके आओ। अब मैंने क्या लिखा, यूजर कॉलन कॉलन ऑल, ये ब्रैकेट। पर अब यार ये डेटा कहीं डालना भी तो पड़ेगा, तो एक डॉलर डेटा के नाम से वेरिएबल बना लो और जो भी वैल्यू आ रही है ना इसको असाइन कर दो। अब इस वैल्यू को आप चाहे तो डीडी करा के चेक कर लो, आपको इसके अंदर वो सारा डेटा मिल जाएगा। तो आइए चेक करते हैं, हमारा डेटाबेस से डेटा निकालने का काम हो गया। यहाँ पर हमें डेटा मिल गया एरे के रूप में, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो भी डेटा हमने वहां डाल रखा है ना डेटाबेस में, आप इससे मैच कर सकते हो, ये डेटा मुझे मिल गया सिंपली। अभी हमने जो किया था कॉन्केटिनेशन करने का काम वही करेंगे, कॉम्पैक्ट, पहले कॉम्पैक्ट करके यहां से ये डेटा वहां पास करूंगा, है ना। तो मैंने डेटा को यहां से पास कर दिया, यूजर डॉट, इसको बंद कर देता हूं, यहां पर आया वेलकम ब्लेड के अंदर, सेव किया। अब मेरे पास में क्या है, ये डेटा मल्टीपल नहीं, कौन सा डेटा मल्टीपल होगा, ये जो टीआर होगी ये मल्टीपल होगी। तो सबसे पहले आपके पास में जो डेटा है आपने मॉडल से निकाला है, तो मॉडल से जो डेटा निकाला होगा उसको चेक करना पड़ेगा कि कई बार हो सकता है ना कि डेटा ना मिले जैसे ऐसा केस। अब मैं डीडी कर रहा हूं, है ना, एक बार रुकना, आप लोगों को ये चीज सीखनी जरूरी थी इसलिए मैं पहले ये भी दिखा देता हूं। अब देखेंगे खाली एरे मिल रहा है, अगर खाली एरे मिल रहा होता मैं इसमें से डेटा निकालता तो मुझे एरर मिलती है ना। तो सबसे पहले जब डेटा आप निकाल लें तो हमेशा डेटा को चेक जरूर करें। तो इस टीआर के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, इफ एल्स कैसे चलता है लारावेल के अंदर, से जितने भी फंक्शन चलाने लगा के चला, इफ लिखा, यहां पर आपको क्या चेक करना है, आपका डॉलर, यहां पे लिखना है डॉलर डायरेक्ट डेटा, जो भी वेरिएबल का नाम है इसके आगे एरो साइन, और लारावेल का एक फंक्शन होता है इज नॉट EMPTY, मतलब अगर डॉलर डाटा खाली नहीं है, क्योंकि ये कैसा टाइप, किस टाइप का हमारे पास में आएगा, ये हमने रिसोर्स कॉल किया है, तो हमारे पास में जो एरे आ रहा है वो रिसोर्स एरे आ रहा है, रिसोर्स को चेक करने के लिए काम में आता है, कलेक्शन को चेक करने में काम में आता है। और यहाँ पर एंड इफ जरूर लगाएं वरना आपको ये एरर मिल जाएगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एंड इफ की। तो एंड इफ हमने लगा दिया, तो अब एक सेकेंड ब्लॉक ऑन रह गया, एंड इफ सेव किया। अब आप देखेंगे डेटा होगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, हमने यहाँ पे चेक करा लिया। अब क्या करेंगे, डॉलर डेटा क्या आ सकते हैं, मल्टीपल आ सकते हैं, मल्टीपल आते हैं डेटा तो हमें क्या चलाना पड़ता है, लूप। तो फॉर ईच लूप चलाते हैं, फॉर ईच के लिए फॉर ईच लिखा, डॉलर डाटा एज, मैंने क्या लिख लिया, $DA मान लो। और फॉर ईच का जैसे हम यहाँ पे वो बंद करते थे ना कर्ली ब्रेसेस, वहां पे वैसे ही एंड फॉर ईच लिख देंगे आप, तो ये बंद हो जाएगा। अब $DA जहां पर जो भी दिखाना है वो, तो यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, जैसे दिखाना चाहता हूं $DA और इसमें से निकालना चाहता था नेम, ठीक है। और अगर नहीं हो नेम उसमें तो एरर मत देना भाई, मुझे ये दिखा देना। तो मैंने इसके आगे क्या लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा के, कि अगर नेम हो तो नेम, अदरवाइज खाली। इसको कॉपी कर लेते हैं, या वैसे क्या ही जरूरत है। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, अब बात ये कि मैंने यहाँ पे नेम ही क्यों लिखा, तो ये क्या है, डेटाबेस के अंदर जो भी आपकी की होगी ना वो लेके आ रहा होगा, तो की बेस पे आपको डेटा लाना है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, एक मोबाइल दिखाना है, मोबाइल की किस नाम से है, फोन नंबर के नाम से, है ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये लगा दिया, और यहाँ पे लिख देंगे फोन अंडरस्कोर नंबर, ये हमने लिखा। अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे अपने डेटा को यहाँ पर कि अगर उसमें कोई डेटा है तो आए वरना नहीं है। तो अभी कोई डेटा नहीं है, इंसर्ट करता हूं, गो, और यहाँ पर मुझे डेटा मिल गया। तो इस तरीके से हमने डेटाबेस से डेटा फैच किया और यहाँ पे दिखा दिया। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने आगे ये काम किया। अभी हम मल्टीपल काम और करने वाले, जल्दी जल्दी हम लोग इस चीज को सीख लेंगे। आई होप आप लोगों को लूप चलाना आ गया,
इज नॉट एम्प्टी क्यों किया, क्योंकि कलेक्शन टाइप का आ रहा था डेटा। एम्प्टी क्यों नहीं किया, क्योंकि एम्प्टी क्या चेक करता है, एरे को चेक करता है। फॉर ईच चलाया, हमने ये डेटा निकाल लिया। यहाँ पे आगे हम इसके कंसेप्ट को डीप डिग करेंगे, पर अभी के लिए इतना ही है ना। तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास में ईमेल का कोई कॉलम नहीं था, यहाँ पे हमारे इस कॉलम का नाम था एक्शन। तो एक्शन के अंदर हमें ये तीनों काम करवाने है ना। तो अब सबसे पहले क्या काम करें, एक डेटा ऐड करने के लिए कोई बटन बनाते हैं ना। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्शन के आगे ही लिखेंगे ऐड का बटन दे देते हैं एक्शन के आगे। स्पेन लगा दूं इसके आगे, नहीं यहाँ पर हम कहां पे दे, ऐड डाटा का बटन इस न्यू बार में कहीं दे देते हैं, इस न्यू बार के ऊपर कहीं दे देते हैं। तो न्यू बार के अंदर कहीं पे देना होगा, तो कैसे देंगे, मैं तो इसमें से ये सब तो हटा देता हूँ, न्यू बार को कॉपी करता हूँ, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट वाइट, मैंने टेक्स्ट वाइट लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास इसके अंदर है, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, जो ड्रैग ड्रॉप डाउन लगा रखा है ना यहाँ पे। तो इसका ये हमारा इसलिए काम नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहां पर हमारा ये हैमबर्गर वाला साइन लग रहा है, कौन सा, ये वाला, इसके यहाँ पर एक बटन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ पर एक बटन बना सकते हैं। जैसे ये न्यू बार लिखा हुआ था ना हमारा, तो इस न्यू बार के बगल में ही मैं क्या कर सकता हूँ, ये कॉपी किया और एक और न्यू बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 बार न्यू बार लिखा हुआ मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस न्यू बार को हटा के ऐड डाटा। अब आपको जो भी लिखना हो, ऐड यूजर डेटा वट एवर यू वांट, आप लिख सकते हैं। इसको लुक देने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बटन 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 प्राइमरी। तो यहां पर हम क्लिक करके यूजर को ऐड करने वाला फॉर्म बनाएंगे। अब इसकी क्लिक के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और राउट बनाना पड़ेगा। तो किस तरीके से रिडायरेक्ट करते हैं, आपको ये कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, इसमें लिखना है राउट। अब हमारा जो नेम राउट होगा उसको डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक राउट बना देता हूँ ऐड के नाम से, है ना। तो अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये मुझे बोलेगा कि इस नाम का कोई राउट ही नहीं है। तो हमें क्या करने का, web.php में जाएंगे, अपना राउट कॉपी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। हमने इसके अंदर रिसोर्स राउटिंग काम नहीं लिया, रिसोर्स राउटिंग के कंसेप्ट हम वही आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड लिख दूंगा तो वो रिसोर्स राउटिंग मेरा काम करेगी यहाँ पे, है ना। इसको मैं ऐसे भी कॉल कर सकता था और ऐसे भी कॉल कर सकता था। यहाँ पे कॉल करूंगा तो ऐड के ऊपर आ गया। अब ऐड के ऊपर मैंने अभी इसको ऐड फंक्शन पे बुलाया था, मैं इसको ऐड फंक्शन पे बुलाऊंगा। इंडेक्स पे बुलाया था, ऐड पे बुलाऊंगा। तो ये मेरा फंक्शन, ठीक है, इससे पहले फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, ऐड, वही रिक्वेस्ट। अभी मेरे पास इसमें कोई रिक्वेस्ट आ नहीं रही, तो मैं इसका ना भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एंड ऑफ द डे मुझे इनकी जरूरत पड़ती है ना। तो मैं अभी से ये आदत डाल रहा हूं कि हमें इनकी जरूरत पड़े और हम इनको काम में ले। अभी हमने इनको कहां भेजा था, वेलकम ब्लेड पे भेजा था, यानी हमारी इंडेक्स ब्लेड पे भेजा था। अगर मैं अपनी इंडेक्स ब्लेड का नाम चेंज करना चाहूं, है ना, यहां पर अगर इंडेक्स कर दूं तो क्या होगा, एक सेकंड रुकना, मैंने इंडेक्स की स्पेलिंग गलत लिख दी। हाँ, एक सेकंड, कैमरा चालू है, यस रिकॉर्डिंग चालू है ना। तो हमने क्या करी थी, अभी अपनी इंडेक्स की स्पेलिंग गलत लिखी थी। अब मैं चेक करूं इसको, तो वही वाली बात, इसको कॉम्पैक्ट के अंदर अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा मिलता है, ठीक है। बात अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा के साथ में क्या है, वेलकम ब्लेड नहीं मिलना भी है ना। बात नहीं, वेलकम ब्लेड नहीं मिलना भी था। अब हमारा जो यूजर कंट्रोलर है वो हमें क्या करता है, इंडेक्स से लेके आता है, इंडेक्स फंक्शन पे लेके जाता है। यहां पर हमें किस पे लेके जाएगा, इंडेक्स ब्लेड पे लेके जाएगा। तो दैट्स व्हाट, क्या है कि यहां पर हम इसको, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, वेलकम से इस ब्लेड पे डालेंगे, इसको यहीं रोक देंगे और अब हम इसको चेक करेंगे बैक आके, है ना। ये वाला हमें कॉल करना था। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ऐड वाला राउट कॉल होगा, रिटर्न व्यू। यहाँ पर हम क्या है, एक ब्लेड बना देते हैं ऐड के नाम से, है ना। और इसमें कॉम्पैक्ट करके कोई डेटा ले जाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है ना। तो हमने क्या कर दिया, ये इसको सिंपली ऐसे ही बना दिया। तो अब हमें क्या करना है, एक और फाइल बनानी है, एड डॉट ब्लैड डॉट पीएचपी। एक एड डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी हमने बना दी, ठीक है।
न्यू बार का कॉपी किया यही साइन, और इन तीनों फाइलों को हमने डाल दिया। आने वाली फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि इन सभी फाइलों को एक जगह से कॉल कैसे करवा सकते हैं और बाकी सारी चीजें, पर अभी हम लोग इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। अब यहाँ पर बात क्या है कि हमें ऐड की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, इंडेक्स फंक्शन कॉल कर लूं, मतलब है ना, इंडेक्स लिख देता हूँ इंडेक्स पेज के लिए, है ना, अभी के लिए। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वही रिवर्स राउटिंग का यूज, यानी इंडेक्स का नाम लिख दूंगा तो ये मुझे बैक ले जाएगा इंडेक्स पेज पे, या मैं यहाँ पे लिख दूं गो बैक। डन। एड यूजर पे गया, यहाँ आ गया गो बैक। अब वापस यहाँ पे जाएंगे, बूट स्ट्रैप 5 फॉर्म, बूटस्ट्रैप 5 से एक फॉर्म मांगते हैं हम उधार, और उस फॉर्म को कॉपी करके लाते हैं, ये रहा हमारा फॉर्म, ठीक है। और इसको यहाँ डाल देंगे। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, तो हमें अपना फॉर्म मिल गया है, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और डिव बना देते हैं, ठीक है। डिव के अंदर इस फॉर्म को डाल देंगे, पुराना वाला फॉर्म रिमूव कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया। एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप की कार्ड, ठीक है, उसको काम में लेंगे। उसको काम करने में लेने से क्या होता है कि कार्ड इफेक्ट मिल जाता है हमें, ना, एक कार्ड इफेक्ट मिल जाता है। देखोगे इसके पीछे एक कार्ड आ गया है, और इसमें एक पैडिंग लगा देते हैं ताकि हमारा ये क्या थोड़ा अच्छा दिखे। अब आई थिंक आप लोगों को ये लाइक ओवरव्यू पसंद आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे पासवर्ड वाला फील्ड नहीं चाहिए, हमें कोई चेकबॉक्स का फील्ड नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, एक तो ये मतलब ईमेल, ईमेल के ऊपर क्या चाहिए था हमें, एक नेम, और नीचे क्या चाहिए था, एक फोन नंबर। हमारे डेटाबेस में क्या क्या फील्ड है, एक नेम है, एक फोन नंबर है, एक ईमेल है, हमें ये तीन ही फील्ड चाहिए थे। टाइप क्या लूंगा मैं इसका, टेक्स्ट। जब नाम लिखना है तो उसका टाइप टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। आईडी दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एक जो फील्ड होता है बाय डिफॉल्ट HTML का, वो होता है नेम, जिसको हम जब रिक्वेस्ट में फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो वो नेम ही हमारा उस तरफ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूं, क्या कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं इसको नेम ही नाम दे देता हूँ। इसको कॉपी किया, इसको नाम ईमेल ही दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब मैंने इसमें किया तो यहां पर मैंने क्या डालना था, फोन नंबर। तो इसका टाइप नंबर भी रख सकता था मैं, पर इसका टाइप तो मैं टेक्स्ट ही रख देता हूं, क्योंकि मैंने डेटाबेस में भी फील्ड क्या लिया है, वेरकैट लिया है ये। अब यहां पर मुझे इसका टाइप क्या लिखना है, नंबर लिख देता हूं मैं इसको ना, नंबर। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे ये तीनों फील्ड आपको दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसके लेबल में इसका नाम चेंज कर देता हूँ, नेम और ईमेल, फोन नंबर, ठीक है। हमारा फॉर्म हो गया तैयार, है ना। कोई हेडिंग देना चाहें तो हम लिख के दे सकते हैं कि वेलकम टू DEVELOPERSCH school.com, प्लीज फिल दिस फॉर्म। ओके, हम यूजर को ऊपर मैसेज दे सकते हैं। बूटस्ट्रैप की काफी सारी क्लास होती है, जैसे यहाँ पे लिखोगे आप क्लास और टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे से मार्जिन दे सकते हो, आपको ये स्पेस मिल जाएगा। मतलब जो भी आप करना चाहो बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हो, एक अच्छी यूआई जल्दी से जल्दी बिल्ड कर सकते हो। कुल मिला के बात ये है ना। तो हमने ये बना लिया, ये सारी चीजें आई विल शेयर नॉट शेयर, ये अगर आपको रखना है तो रखो, वरना मत रखो, है ना, मतलब ये तो रोना है हमारा। ये सारी चीज होगी। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, साथ में वैलिडेशंस भी लगाएंगे और इनको डेटा को लेकर आएंगे। अभी के लिए इतना ही, है ना। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्शन। एक्शन होता है ना, किस पाथ के ऊपर हमारा फॉर्म सेव होगा, और बटन टाइप सबमिट। तो यहां पर जब मेरा फॉर्म सबमिट होगा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, राउट। राउट क्या होगा मेरा, जो भी मैं बनाऊंगा। तो मैं इस फॉर्म के लिए एक राउट बना देता हूं, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं, ठीक है। वापस से यहाँ पे लिख देता हूं ऐड की जगह स्टोर, STORE स्टोर। इसको कॉपी किया, यहाँ पे स्टोर और यहाँ पे स्टोर, ये लिख दिया। अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो मुझे राउट की एरर नहीं मिली, और इसको कॉपी करके अपना जो फंक्शन था ऐड वाला, इसके ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा। अब क्या होगा, अगर इसमें इमेज होती तो मैं मल्टी पार्ट डाटा फॉर्म का यूज करता,
अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये बोला स्टोर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये वाला फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो भाई वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है, हमारे पास में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। हमने एक फंक्शन बना दिया। अब हमारी जो ये रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हम इतनी देर से कर रहे थे ना, ये रिक्वेस्ट हमारे काम आएगी। अब हम यहाँ पे डीडी करा लेते रिक्वेस्ट को, डॉलर रिक्वेस्ट, और ये ऐसे। अब आप चेक करोगे तो आपके पास रिक्वेस्ट आ गई। अभी देखोगे रिक्वेस्ट आ रही है खाली। अब मैं इसमें क्या कर दूं, ये लिखकर भेज दूं, है ना। तो ये ईमेल टाइप लिखा था मैंने, इसलिए इसने मेरा ईमेल का टाइप चेक कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे gmail.com लिख देता हूँ। ठीक है भाई, और अब सबमिट मार देता हूँ। यहाँ सबमिट मारूंगा, रिक्वेस्ट को ओपन करके देखूंगा तो ये पैरामीटर्स मुझे यहाँ मिलने चाहिए थे पर नहीं मिले। क्यों? यहाँ पे देखो ऊपर ये सारे फील्ड कहीं में है, क्वेरी पैरम के अंदर, क्योंकि हमने फॉर्म का टाइप कर लिया है गेट। तो हमें डेटा कहाँ मिलना चाहिए? क्वेरी में। ये तीनों डेटा क्वेरी में। अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास, बेसिकली वैसे तीन मेथड होते हैं, एक रिक्वेस्ट भी होता है। पर अगर आप चाहते हो कि क्वेरी पैरम में डेटा ना आए, मतलब सिक्योरली जाए, तो पोस्ट मेथड यूज करो, और वो आपको डेटा कहाँ मिलेगा? आपके अपने रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने फॉर्म बनाया था अपने ऐड पे, यहाँ पर लिख देंगे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, दोबारा से अपना फॉर्म सबमिट करता हूँ। एक सेकेंड, मैंने अपना फॉर्म रिफ्रेश नहीं किया। @gmail.com मैंने सबमिट मारा, ये कह रहा है पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट। क्यों? राउट के अंदर हमने गेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें पोस्ट लिखना होगा। इस तरीके से आप लोग चीजों को समझेंगे कि कैसे क्या आता है। तो यहाँ पर अगर पोस्ट मेथड लिख दोगे, आप कंटिन्यू करोगे, तो आपका पेज एक्सपायर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आप अब इस फॉर्म को कितना ही सबमिट कर लो, है ना। एक सेकंड, जो लारावेल की बेस्ट पार्ट है वो यही है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करके सबमिट किया, ये क्या बोल रहा है? पेज एक्सपायर्ड, क्योंकि यहाँ पर इसको CSRF टोकन नहीं मिल रहा। जब मैंने आप लोगों को कोड दिखाया था ENV के अंदर, तो आपने देखा होगा इसके अंदर इसको एक बेस 64 करके कोड मिलता है ना। ये कोड क्या करता है? CSRF टोकन को मैच करता है। तो लारावेल के अंदर एक CSRF टोकन होता है जो इसको सिक्योर्ड बनाता है फॉर्म सबमिशन को। तो यहाँ पर जब भी आप फॉर्म को सबमिट करें, है ना, तो यहाँ पे उसके नीचे लिखते हैं @CSRF। अब बैक करते हैं, दोबारा से इसको यहां लगाते हैं और सबमिट मारते हैं। हमारा CSRF लिखने से फॉर्म चल गया, रिक्वेस्ट में हमें डेटा मिल गया। डेटा में देखोगे आप, एक टोकन आ रहा है हमारा बन के, है ना, और नेम, ईमेल और नंबर। ये टोकन हमने भेजा तो नहीं, तो कहां से आया? ये CSRF ने भेजा, यूनिक टोकन है। और मैं जब इसको रिफ्रेश करके दोबारा भेजता हूँ, है ना, दोबारा चेक करता हूँ इसको वापस से, अब रिक्वेस्ट आप देखोगे तो आपको ये टोकन मिलता है। तो लारावेल क्या करता है? आपके लिए बेसिकली ऐप बेस पर एक टोकन तैयार करता है और वो आपको मिलती है। तो ENV के अंदर जो आपकी SSH की होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को इनसे समझने को मिलेगी, पर इन फ्यूचर हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हमारे पास में डेटा तो आ गया, पर बात यह कि यार यूजर को कैसे बोले कि भाई तू सारी चीजें भर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? वैलिडेटर काम में क्या करेंगे? इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्म लिया, इसको भरा, इसको सबमिट किया। ये डेटा हमें रिक्वेस्ट में उस तरफ मिल रहा होगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने @dd लगा के देखा था, सॉरी @ नहीं, सिर्फ dd लगा के देखा था डॉलर रिक्वेस्ट को। तो हमें क्या रिक्वेस्ट के अंदर डेटा मिल रहा था। एक सेकेंड, हाँ, रिक्वेस्ट के अंदर आप लोगों को ये डेटा मिलता है। अब इसके अंदर हमें ये टोकन भी मिलता है। पर क्या हो कि मतलब हम लोग बैकएंड से सारे ना मतलब मैनेज करना चाहें, तो बैकएंड से अगर मैनेज करना है कि मतलब यूजर ने ये डेटा भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि अभी तो क्या था कि हम जब यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, एग्जाम्पल ही बताता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा था तो HTML मुझे फॉर्म सबमिट नहीं करने दे रहा था, बोल रहा था ईमेल का टाइप सही होना चाहिए, पर मैं ये बैकएंड से रखना चाहता हूँ ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिंपली क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर वैलिडेट डाटा। ठीक है, मेरी आ रही है डॉलर रिक्वेस्ट, इसको करता हूँ वैलिडेट। वैलिडेट नाम का फंक्शन होता है PHP के अंदर, है ना, सॉरी इसके अंदर लारावेल के अंदर। अब यहाँ पर मुझे उन सभी का नाम देना है जो नेम से आ रहे हैं। तो मेरा जो फील्ड है वो क्या है? एक तो मेरा नेम के नाम से आ रहा है ना, यहाँ पर एक तो सॉरी, एक तो मेरा किस नाम से आ रहा था? नेम के नाम से आ रहा था। ठीक है, तो नेम वाला फील्ड क्या होगा? मेरा रिक्वायर्ड होगा, RQUIRED, रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर इसको कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पर ईमेल को भी रिक्वायर्ड कर देता हूं। तो यहाँ पर मेरा जो फील्ड था, इसका क्या नाम था? नंबर था। तो
इसका नाम था मेरा नंबर, तो इस नंबर को भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब बात यह है कि मैं इसको इस तरफ से चलाता हूँ ना, यहाँ पर अब हम अगर इसको चेक करना है तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं। मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लगाते हैं डी, यहाँ पर हमने लिखा ये। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्म को पूरा भर देंगे और सबमिट करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। दैट वाज ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको फॉर्म को वापस से पूरा भरेंगे और इसमें से नेम हटा देंगे। अब हमने सबमिट किया तो आप देखेंगे मैं इस वाले पेज पे भी आ गया हूँ रिडायरेक्ट होके, पर मेरे पास है मेरा डेटा गायब भी हो गया है और साथ में कोई एरर भी नहीं। तो यहाँ पे इन एरर्स को गेट करने का तरीका भी होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाला जो हमारा ये डिव है ना, इसको उसमें ले लेते हैं @ इसमें एक मेथड होता है @error और @end error। इसके अंदर जो मेरी एरर होगी उसका नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे मेरी नेम वाले फील्ड के लिए एरर होगी तो इसमें दिखेगी, है ना। तो यहाँ पर जो भी मेरी अब एरर होगी ना, वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक्चुअल कोई भी तरीके की एरर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे @error और ये लिख दिया और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के मैसेज लिख दोगे। तो अब क्या होगा, हमारा मैसेज यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लग जाएगा। मैंने फेक फिलर किया, इससे इस कोड को हटा दिया। अब सबमिट मारूंगा, इधर आऊंगा, बोला नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये बाय डिफॉल्ट आ गई। हम कस्टम वैलिडेटेड एरर्स भी बना सकते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, है ना। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर हो, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ टेक्स्ट डेंजर, मतलब मैं चाहता हूँ कि लाल कलर में दिखे ना, टेक्स्ट डेंजर। तो इसको मैं अब की बार जब भी मेरी कोई एरर आएगी, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये लाल कलर में दिखेगी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से फॉर्म वैलिडेट होता है। इसको कॉपी करते हैं ना, और इस सारी चीजों के लिए लगा देते हैं। ये इसके लिए भी लग गया और ये इसके लिए भी लग गया। अब ये वाले फील्ड का हमारा क्या नाम है, ईमेल, ठीक है। ये वाले फील्ड का मेरा क्या नाम है, नंबर। अब मैं इसको दोबारा से सही करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, ईमेल के टाइप को भी टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि हम बैकएंड से ही सारा फील्ड वैलिडेट करवा पाए। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट मारता हूँ, सारे के लिए सही एरर आ रही है ना, सबकी पार्टिसिपेटेड एरर आ गई। अब हमने यहाँ से ईमेल का टाइप हटा दिया है, तो हम यहाँ पर अगर ईमेल वेरीफाई कराना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपली यहाँ पर ईमेल लिख दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ भी कुछ लिख देते हैं, यहाँ भी कुछ लिख देते हैं। तो ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। हर चीज वहां से वैलिडेट होकर आ रही है ना। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पर बंदा सिर्फ न्यूमेरिक डाले तो यहाँ पे इंटीजर, न्यूमेरिक, ये चीजें डिफाइन कर सकता हूँ। बट मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, हर चीज के होता है। पर आने वाले वीडियोस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को समझेंगे। तो अब हम हमारा फॉर्म जब वैलिडेट हो जाएगा तो हमारे पास में क्या ऑप्शन बचेगा, यूजर का डेटा डीबी में ऐड कराने का। तो हम क्या करेंगे, $यूजर के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। अब हमारा जो लाइक न्यू क्लास होती है उसके अंदर, है ना, एक क्लास होती है न्यू करके, यूजर करके लिखा हमने, न्यू यूजर करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस यूजर के अंदर हमें क्या सेव कराना है, एक तो नेम, और इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा $रिक्वेस्ट के अंदर ही हमारा नेम आ रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे, $रिक्वेस्ट नेम। डन। इसको कॉपी करके नीचे 3 बार पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे जो मेरा ईमेल है ये लिख देता हूं, है ना, और यहाँ पर जो मेरा नंबर है वो लिख देता हूं और $यूजर सेव कर देता हूं। अभी एक चीज और है जो मैं आप लोगों को इसमें दिखाना चाहता हूँ ना, वो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। ऐसे लिखने से मेरा डेटा सेव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें कोई भी डेटा फिलअप कर देता हूँ, सबमिट मारता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे बोलेगा कि डेटाबेस के अंदर क्या है, कॉलम नॉट फाउंड, यानी नंबर का कॉलम नहीं मिला। तो हमेशा इस साइड में आप लोगों को कौन से कॉलम के नाम रखने हैं जो आपके डेटाबेस में आपने लिए हैं, और इस साइड में कौन से रखने हैं, राइट हैंड साइड पे जो आपने नेम फील्ड डिफाइन किया है, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा जो आपने एक्चुअल में डेटाबेस में डिफाइन किया है। मैं मेरे लेफ्ट और राइट की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना ना, मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ तब। मतलब इस साइड में हमें कौन सा वाले फील्ड रखने, इस वाली साइड के अंदर जो हमने डेटाबेस में लिया, और इस साइड में हमें जो हमने अपनी ब्लेड फाइल में लिया। अब इसको सेव करेंगे। एक और चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, अभी जब ये फॉर्म सेव होगा उसके बाद मैंने इस फॉर्म को सेव करा है। अब ये एक एरर आती है हमारे पास में कि डाटा ट्रंकेटेड, डाटा इज टू लॉन्ग फॉर द कॉलम, फोन नंबर और ये सब। ये क्या बोलना चाहता है कि हम जो इसमें डेटाबेस में वैल्यू डलवा रहे हैं ना, हमने कितनी डिजिट लिए, 11 डिजिट लिए यहाँ पे, है ना। डेटाबेस के अंदर हमने एक सेकंड रुकिए, हमने वेरकेट लिया था फोन 20 नंबर का। अब हमने इसमें ईमेल सेव कराया तो वो 20 नंबर से ज्यादा का हो गया।
ऐसी डाटा टू लॉन्ग वाली जब एरर आए तो आपको डेटाबेस की साइज क्या होती है, बढ़ानी होती है, या फिर अपना डेटा चेक करना होता है। यहाँ पर हम लोग अपना डेटाबेस का साइज बढ़ा देंगे। जब हम ये करेंगे तो आप देखेंगे डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा स्टोर हो गया होगा। मैं यूजर्स वाली टेबल में जाऊंगा, यहाँ पर ये टेबल स्टोर हो गई, पर आप देखेंगे क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट के लिए मैंने कोई डाटा नहीं डाला था, पर वो फिल हो गया। ये काम कौन कर रहा है, हमारा मॉडल कर रहा है, क्योंकि हमने डेटा किससे सेव करवाया है, मॉडल के थ्रू सेव करा है। तो मॉडल क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट की फील्ड खुद की तरफ से अपडेट करता है करंट टाइम स्टैम्प लेके, है ना। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब यहां पर क्या करना है हमें, जब ये डेटा सेव हो जाए तो इसको रिटर्न व्यू कर देना है, किस पे, इस पे रिटर्न व्यू करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, रिटर्न व्यू कर दिया हमने, और एक रिडायरेक्टर का मैसेज भी चाहिए कि हमारा डेटा सेव हो गया है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक सेशन फ्लैश भी बना सकते हैं हम, एक पॉपअप बना सकते हैं, स्वेल फायर बना सकते हैं। काफी सारी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं ना। तो हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, उनमें से कोई एक चीज करके देखेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम स्वेल फायर के ऊपर, है ना। स्वेल फायर, यहाँ पे गए हम इस लाइब्रेरी पे, ये रही स्वीट अलर्ट की लाइब्रेरी, ठीक है। इसको ऐड करने के लिए हम एग्जाम्पल्स पे गए, तो यहाँ पर ये हमें बोलेगा अभी सीडीएन के लिए, तो स्वेल फायर का सीडीएन चाहिए था। एक सेकेंड, स्वेल फायर सीडीएन, हमने ये सीडीएन चाहिए था, हमने इस पे आए, तो अभी तक इसने हमें कहीं पे सीडीएन तो दिया नहीं है। और ये सारी बेकार से बेकार वेबसाइटों को ही मतलब स्पॉन्सर करता है, तो इसकी बातों पे ना जाए, ये बेवकूफ बनाता है सिर्फ, है ना। हमने यहाँ पे ये स्वेल फायर लगा दिया, और इसके अंदर हमने ये वाला कॉपी किया, और ये यहां से इस तरफ लगा दिया। अब हमें इसको किस में लगाना है, एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर लगाना है, SCRI स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने इसको लगा दिया, ये रहा। अब हमारा क्या होगा, हम इसको कब कॉल करेंगे ना, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा। तो अब हमने अलग अलग तरीके से मेथड्स बनाने पड़ेंगे कि भाई किस मेथड के ऊपर ये कॉल होगा, किस मेथड पे ये कॉल नहीं होगा। ये सारी चीजें हमको इसको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। प्लस जो मैसेज होगा वो भी हमें डायनामिकली इसको बताना पड़ेगा कि भाई अभी मैसेज क्या है और कब मैसेज क्या रहने वाला है ना। ये चीज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग जैसे ही डेटा सेव करा दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास में कोई मैसेज आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ये जो स्वेल के थ्रू लगाया है ना यहाँ पे अपने इंडेक्स वाले पेज के ऊपर, तो ये तो मेरा पेज जैसे ही रिफ्रेश होगा ये वाला पेज, तो ये मेरे पास आ जाएगा, मतलब इंडेक्स वाले पेज पे लगाया है। तो मैं जैसे इंडेक्स वाले पेज पे जाऊंगा तो ये मुझे मुझे इसको उस पर रिडायरेक्ट करना होगा, और ये मुझे एरर देगा, है ना। तो जैसे मैं कर दूंगा इसको रिटर्न रिडायरेक्ट, है ना, रिटर्न रिडायरेक्ट, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक राउट पे भेज देता हूँ, और राउट का नाम मैं क्या दे दूँ, अपना इंडेक्स, है ना। इस राउट के ऊपर मैं इसको रिडायरेक्ट करूंगा। तो अभी मैं इसको वापस ऐड करके लेके आता हूँ फॉर्म को। मैंने फॉर्म को ऐड किया, सबमिट मारा, तो आप देखोगे मेरे पास ये पॉपअप आ गया। पर ये सारा हर बार आता है पॉपअप है, इस पॉपअप को हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लेंगे, सेशन फ्लैश का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेशन, SESSION सेशन, ठीक है। ये एक फंक्शन होता है, इसके अंदर एक फ्लैश नाम का फंक्शन होता है, FLASH, मतलब सेशन के फ्लैश में हम सेव करेंगे, सेशन फ्लैश। ये एक्चुअल में हमारा जो आउटलुक होगा वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना। तो हम क्या करेंगे, सेशन के फ्लैश में एक मैसेज सेव करेंगे। ये सेशन के फ्लैश में एक मैसेज सेव करने वाले हैं। अब ये फ्लैश में मैसेज क्या होगा, हम इसको टाइप देंगे। सबसे पहली बात, हमारा मैसेज क्या होगा, लाइक सक्सेस है ना, SUCCESS सक्सेस होगा। और वो मैसेज जो हम इसमें पास करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया जैसे यूजर एडेड सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY, मैंने इसको बोल दिया ये। पर इसको करने से कोई फायदा नहीं, हमने अभी सिर्फ सेशन ऐड किया है। अब यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें सेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो स्वेल फायर था ना, इस स्वेल फायर को किसमें, एक फंक्शन में डाल देते हैं। एक फंक्शन बना लेता हूं मैं, है ना, ठीक है। फंक्शन, इससे आपको जावास्क्रिप्ट भी समझ में आ जाएगी। फंक्शन शो मैसेज, शो, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया, ये रहा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो ये कोड है इसको इसमें डाल देता हूँ। शो मैसेज के अंदर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ, MESSAGE, मैसेज के टाइप का। और मैसेज एक तो क्या होना चाहिए, मैसेज का टाइप, ठीक है, जो भी मैं वहां से पास करूंगा। और एक मेरा क्या होना चाहिए, मैसेज,
जो भी मैं पास करने वाला हूँ। तो मैसेज का टाइप तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा आइकन आएगा वो है ना, जैसे सक्सेस का आइकन दिखाना है या एरर का आइकन दिखाना है वो, और जो मेरा मैसेज होगा वो जो मैंने वहां से पास किया है वो वाला। अब इस फंक्शन को मेरे को कॉल करवाना है। अब अगर आप देखेंगे मैं इस अगर पेज को रिफ्रेश मारूं या कुछ भी करूं तो ये फ्लैश मेरा वहां नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको एक फंक्शन के थ्रू बाउंड कर दिया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब मैं अपने पेज पे आया, यहाँ रिफ्रेश करता हूं तो ये नहीं चल रहा। अब इस फंक्शन को कॉल करवाना है। तो ये फंक्शन कब कॉल करना होना चाहिए, हमने लिखा जैसे एट द रेट, ठीक है, हमने लिखा अब यहाँ पे एट द रेट सेशन, SESS हमने किस में सेव कराया था, एट द रेट सेशन। और उसको क्या पूछेंगे सेशन को कि भाई सेशन कॉलन कॉलन हैज, कि सेशन के पास में क्या है अभी वो डेटा है। तो हमने एक सेकेंड, सेशन हैज, और उसका टाइप, किसका टाइप, हमारे फंक्शन का टाइप, जो भी मतलब हमारा एक्चुअल में चल रहा है ना। तो इसको सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट से बाहर निकालते हैं, इसके लिए अलग से स्क्रिप्ट लिख देंगे ना अपन, स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे। सेशन हैज अभी हमने क्या पास किया है, सक्सेस, SUCCESS, कि हमने सक्सेस में यही दिया था, और इसको एट द रेट एंड सेशन कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर हम हमारे पास में ये होगा तो हमारा ये फंक्शन हम क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट शो फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ठीक है। अब ये शो फंक्शन जो कॉल हो रहा है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा कॉल, हमने स्क्रिप्ट टैग में डाल दिया। ये शो फंक्शन कब कॉल होगा, जब उसके पास में सक्सेस के नाम पे आएगा। अब इस फंक्शन में हमें क्या पास करना है, मैसेज का टाइप, हमें क्या पास करना है इसके अंदर, मैसेज का टाइप और उसका मैसेज जो भी एक्चुअल में मेरा मैसेज है। अगर मैं ये करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब मैं सेशन फ्लैश करूंगा तो मैंने यहाँ पे एक सक्सेस के नाम से की बनाई थी और उसमें डेटा स्टोर करवाया था, है ना। तो यहाँ पर लाइक एक सेकेंड, इंडेक्स वाले पेज पे शो मैसेज पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस की को निकालने की कोशिश करूंगा, किसके थ्रू, इसमें से। तो मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा वापस से, और ये यहाँ पे लिखूंगा सेशन गेट, और जो भी मैंने मतलब उसके अंदर जिस भी की में उसको डाला था वो, और इसका टाइप पास कर दूंगा SUCCESS सक्सेस। और ये अब हमारा क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, हमने इसमें डेटा डाल दिया है। अब हम चलते हैं वापस से रिफ्रेश की तरफ। अभी हमारा सक्सेस हमें मिल गया था, है ना। फेक फिलर एड यूजर पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फेक फिलर में गए, हमने सबमिट कर दिया हमारा, ठीक है, हमारा डेटा सेव हुआ था इसलिए हमको मिल गया सेशन हैज सक्सेस एंड सेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमारा क्या हुआ, इसको सेव कर लेते हैं अभी के लिए, और इसको यहाँ पे चला देते हैं और अब चेक करते हैं। ओके, कि सेशन को इससे लगाया, अगर आप ऐसे लगाओगे तो भी आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट एट द रेट सेशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरीके का कोई भी मतलब पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइक लारावेल के अंदर किसी भी चीज के पीछे एट द रेट लगा दो तो वो काम कर जाएगी, जैसे फॉर ईच वगैरह की तरह। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, इसको कंडीशन में लेना होगा, इसलिए हम इसको लेंगे एट द रेट इफ की कंडीशन में। अब इस सेशन है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे और ये इफ लगा देंगे, क्योंकि एट द रेट उसका सिंबल है इसलिए उसने अभी हमें एरर नहीं दिया, अदरवाइज हमारा कोड फट जाता और हमें एरर मिलती। अब हम क्या करेंगे, जितनी बार रिफ्रेश करेंगे हमें नहीं मिला, एड यूजर पे जाएंगे, यहाँ पर सॉरी इसको बंद करते हैं, यहाँ पे फ्लैग पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारा जो डेटा होगा वो यहाँ पे सेव हो गया, गुड जॉब हमारे पास में लिखा हुआ है अभी के लिए। अभी हमारा जो टाइटल में पास हो रहा है ना वो ये पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मैसेज है उसको इसमें पास करवा देते हैं, ठीक है। अब मैं एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी। अब एक सेकेंड, एड यूजर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने अपने फेक फिलर से कॉल किया और यहाँ पे डाल दिया, और जो भी मेरा मैसेज था मैंने सक्सेस डाला था वो मेरा सक्सेस का मैसेज यहाँ पे पास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपनी चीजें कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हो, है ना। तो इस तरीके से हम अपना काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने ये चीज गलत कर दी कि मैंने यहाँ पे पहले इसको पास कर दिया और इस दूसरी तरफ इसको कॉल करा दिया। तो इसमें क्या करना था, हमें जो मैसेज टाइप वाला था ना, हमने दो पैरामीटर लिए थे और दोनों पैरामीटर अलग अलग कर दिए। तो इसको यहाँ डाल देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा ये सही चलेगा ना। एंड यूजर सॉरी वापस से फेक फिलर, सबमिट, यूजर एडेड सक्सेसफुली, आइकन भी आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है। इसी तरीके से आप एरर वगैरह सभी चीजों के लिए ये फंक्शन कॉल करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया, अब सेशन में आपके एरर होगी तो ERROR एरर, यहाँ पे एरर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह एरर डिफाइन कर दिया। अब जो की आएगी यहाँ पे उसमें एरर पास कर दोगे और जो मैसेज पास कर दोगे तो रेड कलर का साइन आ जाएगा। इस तरीके से आप फ्लैश दिखा सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो।
अभी हम लोगों ने ये चीज समझ ली। अब हम क्या करेंगे, इस यूजर को एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। व्यू की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि हमने एडिट कर लिया तो हम व्यू भी कर पाएंगे, तो हमें इसमें व्यू की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ व्यू हटा देता हूँ। लेट मेरा वो कहाँ गया फोल्डर, गिरा, इसमें से मैं व्यू वाला हटाने वाला हूँ, तो ये हटा दिया। आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि वीडियो को हमें शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, इसलिए हमने इसमें से ये हटाया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, राउट को डिफाइन करना है, और ये जो बेस पार्ट है यहाँ से करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने राउट, राउट के अंदर मैंने क्या काम में लेना है, एडिट। ठीक है, एडिट वाला फंक्शन में इसमें काम में लेने वाला हूँ। एक्चुअल में जो मेरा राउट का नेम राउट है वो मैंने डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास में वो आईडी जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो डॉलर नेम की जगह मैं यहाँ से ये वाली आईडी उठा लूंगा और यहाँ पे ये आईडी डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके लिए एक राउट बनाने के लिए जाऊंगा, तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट, क्योंकि मैंने उसके अंदर एडिट काम में लिया था। यहाँ पर भी एडिट लिख देता हूँ, ताकि मैं यूआरएल से कॉल करना चाहूँ तो कॉल कर सकता हूँ। फंक्शन ले लेता हूँ इसके लिए एडिट का। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मैंने एक आईडी नहीं ली, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ऐसे करके आईडी भी लेनी पड़ेगी, ताकि मैं उसमें आईडी गेट कर पाऊँ। जब यूजर कंट्रोलर पे आऊंगा तो एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एडिट। यहाँ पे मेरे पास में रिसीव क्या होगी, मुझे रिक्वेस्ट नहीं, एक आईडी रिसीव हो रही है ना, तो मैं इसको डीडी करा लेता हूँ, सेव, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया। अब जब मैं एडिट करूंगा तो जो भी मैं यहाँ से आईडी पास करूंगा वो मुझे, अभी कह रहा है गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट, सपोर्टेड मेथड इज पोस्ट। अगेन क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको गेट से कॉल नहीं किया ना, ये गेट कर दिया मैंने। अब आप देखोगे मैंने जो पास किया था वो मुझे यहाँ मिल गया। अब आप कह रहे हो कि मुझे ये यूआरएल थोड़ा सिक्योर्ड बनाना था, तो सिक्योर्ड बनाना होता है जब हमें, तो हम इसको क्या करते हैं, बेस 64 एनकोड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख दो, बेस 64 एनकोड। अगर आप इसको ऐसे करके लिख देते हो बेस 64 एनकोड, तो आपका यूआरएल क्या हो जाता है, सिक्योर्ड हो जाता है। अब आप इसको यहाँ पर आके, सॉरी एक सेकंड, मैंने यहाँ कर दिया बेस 64 एनकोड, मैंने बैक स्पेस नहीं लगाया था। यहाँ पर आया, गो बैक, यहाँ पे किया। अब मैं इस पे करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ एनकोडेड स्ट्रिंग्स आ रहा है, तो कोई पता नहीं लगा सकता कि यूजर की आईडी क्या थी, और ये बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट होता है। सबसे पहले जो मैंने बेस 64 एनकोड किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर आईडी इक्वल्स टू आईडी, एक वेरिएबल को दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज करके सेम वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ, जो कि हम कर सकते हैं, है ना। बेस 64 और अब डिकोड, डिकोड करूंगा किसको, डॉलर आईडी को। ये मैंने किया, ये मैंने डीडी मारा, ये मैंने डॉलर आईडी ली, ये मैंने यहां डाली, कॉपी करी, सेव करी, 3 अगेन माय हैव, और मेरा डेटा भी सिक्योर्ड हो गया। अब मेरे पास में वापस से क्या चलानी थी, मेरे को क्वेरी चलानी, तो मैं यहाँ पे कौन सा मॉडल डालूंगा, एक डॉलर डाटा बना लेता हूँ, डॉलर डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, यूजर कॉलन कॉलन वेयर आईडी। आप लोग ने पीएचपी में काम किया तो आपको पता होगा, ये जो वेयर है इसको लिखने से क्या होगा, जो मुझे जिस आईडी को ढूंढना है उस आईडी को मैं ढूंढ पाऊंगा, और किस आईडी का डेटा निकालना है, इस आईडी का डेटा निकालना है। मैं फाइंड फंक्शन का भी यूज कर सकता था, यूजर फाइंड, और उसका डेटा मेरे पास में निकल के आ जाता है ना। तो मैं इसे ऐसे FIRST फर्स्ट मेथड का यूज करके निकाल रहा हूं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, फाइंड और फेल। ठीक है, डीडी, ये मैंने सेव कर दिया। या मैंने चेक किया, इसके यूजर का डेटा आ गया 3 नंबर वाले का। इस 3 नंबर वाले का डेटा मैंने यहां से निकाला, है ना, और वापस से क्या कर दिया, एक व्यू बनाया, कॉम्पैक्ट किया और ये भेज दिया। एक सेकेंड, सॉरी, ये मैंने कॉपी किया, ये यहाँ भेज दिया, और इस बार मैंने इसको किस पे भेजा, एडिट वाले पेज पे भेज दिया। अब मैं अपने कोड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके एक और एडिट डॉट BLADE ब्लेड, एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP लिख देता हूँ। यहाँ पर आ गया, सेम इंडेक्स वाले फंक्शन से कॉपी किया, एडिट वाली ब्लेड के ऊपर आया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस पे स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं थी और टेबल की भी कोई जरूरत नहीं थी, सेव कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से इसको देखूंगा तो ऐड वाले में इस वाले पेज पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वापस से बोल दूंगा गो बैक, और राउट कौन सा काम में लूंगा, इंडेक्स राउट, है ना, ताकि इसके क्लिक के ऊपर ये बैक चला जाए इस राउट के ऊपर, है ना। ये अपन ने इस पेज पे बुला लिया।
अब अपन ने क्या करना है, वापस से ऐड वाले पेज के ऊपर अपन ने एक फॉर्म लिया था काम में, इसी फॉर्म को कॉपी कर लाते हैं, इस फॉर्म को यहाँ से तो हटा देते हैं और एडिट वाले पेज पे लगा देते हैं। ये अपन ने यहाँ लगा दिया, ये फॉर्म मुझे यहाँ मिल गया है ना। तो यहाँ पर अपन अब इसका डेटा यूजर का एडिट करवाएंगे। यहाँ पर अपन अभी राउट बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेटा डाल के लाए हैं वो काई में डाल के लाए, एक डॉलर डाटा नाम के वेरिएबल में। तो सबसे पहले जब आपको एचटीएमएल में वैल्यू दिखानी होती है तो आप वैल्यू का यूज करते हो, है ना। वैल्यू ये लगाया और यहाँ पर आपने जो क्या लिखा था, डॉलर डेटा के अंदर आप डेटा लाए थे, डी कैपिटल था अपना, है ना, डॉलर डाटा। यहाँ पर नेम, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर मेरे क्या आएगा, ईमेल, और यहाँ पर आएगा मेरा डेटाबेस से डेटा आ रहा है इसलिए यहाँ क्या आएगा, फोन नंबर। ये मैंने ऐसा किया और ये मेरा डेटा यहाँ पे भरा हुआ है, मतलब जो भी डेटा मैंने भर के सबमिट किया था वो डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया। आप चाहो तो डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो, इस आईडी के लिए ऐसा डेटा आपको मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा डेटा हमारे पास में इसके लिए एग्जिस्ट करता है। अब बात यह है कि मैं एक बार गो बैक करता हूँ, दोबारा से एक ऐड फॉर्म करता हूँ और उसमें एक अच्छा सा फॉर्म भरता हूँ, है ना, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। GOVIND गोविंद, यहाँ पे मैं कर दूंगा developer@schoool.com डबल 733 फॉर्म सबमिट। ठीक है, यूजर एडिट सक्सेसफुली, मेरा यूजर ये आ गया। एडिट करता हूँ, मेरा डेटा मुझे सेम टू सेम यहाँ मिल गया। तो इस तरीके से मैंने पैच वैल्यू दिखा दी। अब डेटाबेस के अंदर हमने, है ना, पिछले वाले फॉर्म के अंदर जो ऐड वाला फॉर्म में था उसमें हमने ओल्ड का यूज नहीं किया था वैल्यू के लिए, है ना, वैल्यू। और यहाँ पर आप इस मेथड का यूज करिए क्योंकि सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है ये ओल्ड। और इसके अंदर अगर आप ऐसे लिख देंगे ना आपके फील्ड का नाम, तो जो भी आपने पहले वैल्यू फिल कर, क्या होता है कि डेटाबेस से अगर कोई एरर आपने चेक करी, एक फील्ड सही था दूसरे फील्ड का गलत था, तो वो वाला फील्ड तो कम से कम, मतलब उनकी वैल्यू तो रिमूव ना हो। इसको लिखने से क्या होगा कि आपकी वैल्यू वहां से गायब नहीं होगी, है ना। तो ये भी बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है जो मैंने अभी मिस कर दिया था, है ना। एक सेकेंड, मैंने क्या कर दिया, वैल्यू इक्वल्स टू ये ओल्ड, ये सॉरी डिडंट ओल्ड नंबर। गो बैक एक बार और ऐड करके दिखाता हूं कि मैंने ये क्या किया है। ये वैल्यूज आपको भरी हुई मिल गई, ये वैल्यूज आपने भरी हुई मिल गई। ये चीज के लिए हमने ओल्ड लगाया है ना, ताकि मतलब यूजर ने जो बहुत बड़ा फॉर्म होता है ना, तब ये चीजें काम में आती है कि यार बहुत बड़ा फॉर्म था, साला मैंने तो इतना डेटा भरा था, वो डेटा चला गया। ये सारी चीजों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। एडिट वाले पेज पे ओल्ड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा वो जो प्री वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जो मेरी थी वो तो भरी हुई मिलेगी ना रिफ्रेश पे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है ना। तो हम उसके लिए वहां पे नहीं लगाएंगे। अब एडिट वाले फॉर्म के ऊपर हम क्या लिख देंगे, वापस से अपडेट नाम का एक राउट बना लेते हैं और यहां पर वही आईडी भेज देंगे अपनी, कौन सी वाली, डॉलर डाटा की आईडी, डॉलर डाटा आईडी, है ना। ताकि अब हम यहां पे जाए, तो ये वाला फॉर्म हमने वापस कॉपी कर लिया, एडिट इसको किया यहां पे अपडेट, तो इस तरीके से चलेगा। पर अब मेथड क्या होगा, पोस्ट, हमारा फॉर्म पोस्ट में सबमिट होगा ना। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, अब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये क्या बोलेगा, ऐप इसके अंदर कोई अपडेट नाम का मेथड नहीं। अरे भाई झूठ नहीं बोल रहा है ना। तो यहाँ पर वापस से फंक्शन फिर वापस से डॉलर रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक आईडी भी भेजी है साथ में, है ना, और आईडी इक्वल टू अगर नहीं मिले तो जीरो करना, ये सब कोई मतलब नहीं, क्योंकि आईडी मिलेगी ही मिलेगी यार भाई, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से ऊपर वाला वैलिडेटर काम में ले लेते हैं कि भाई पहले तो वैलिडेटर अपनी एरर्स को चेक कर ले कि किसी बंदे ने अगर डेटा भर के नहीं भेजा हो तो उसको वापस रिटर्न कर दो। और अगर सब चीजें सही हो तो हम क्या करने वाले, इस यूजर को इससे फाइंड करेंगे यहाँ पर, और बाकी ये वाला काम वापस से कर देंगे, है ना। सिंपल सा काम है जो हमने यहाँ पे कर दिया।
पर जो चीज हमने नहीं करी वो क्या थी, बेस 64 एनकोड, बेस 64 एनकोड। क्योंकि हमने अभी पीछे इसको काम में लिया था, तो अभी हम इसको यहाँ भी काम में लेंगे, है ना, ताकि मतलब जो मेथड हमने एक बार काम में ले लिया है, अच्छा वो मेथड हम बार बार काम में ले तो अच्छा है ना, इससे मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ लगा दिया और मैं इसकी जगह इसको यहाँ कॉल कर देता हूँ $id लिख के, तो बेस 64 एनकोड डायरेक्ट इसमें होके इसको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। अब यूजर की जगह मुझे क्या कर देना है, डेटा लिखना है और इसको सेव करना है और इसको कॉपी करना है, सेशन फ्लैश ने यहाँ लगा देना है। अब मतलब अभी आप लोगों को सिखाने के लिए था, हम लोग ये काम करने के लिए 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेते, मतलब एक्चुअल में डेवलपमेंट में हम लोग इससे ज्यादा इसका टाइम लेते। यूजर डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, क्योंकि बाकी सारा तो कॉपी पेस्ट ही होता है ना। तो अब हमने ये कर दिया, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुमावत और सबमिट करता हूँ। तो वापस से क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, 404 नॉट फाउंड, एक सेकंड रुकना, इसके अंदर इस आईडी से कोई इसको मिला नहीं है ऐसा, ओ सॉरी एनकोड ही है ना, यहाँ डी कोड लिखना था भाई। यूजर डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, गोविंद कुमावत इधर अपडेटेड होकर आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे हैश के अंदर अभी भी सब कुछ बंद चल रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ। यहाँ पर क्या करो, डायरेक्ट लिख दो क्या, एक वेरिएबल बना लो $काउंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, काउंट को यहाँ पर सबसे पहले एक बाहर एक वेरिएबल ले लो, ये $काउंट, और इसको हमेशा क्या रखना है, यहाँ पे $काउंट इक्वल्स टू @php @nphp, $काउंट इक्वल्स टू 1 ले लो, सॉरी पहले इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, है ना, बाय डिफॉल्ट ये। अब आप बोलोगे बढ़ेगा कैसा, तो लूप के अंदर इसको आप क्या कर सकते हो, बार बार प्लस कर सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर $काउंट प्लस प्लस और ये सेमीकोलन मार दिया। अब आप इसको ऐसे करके चलाओगे तो आपका ये $काउंट तो गलत चल गया। एक सेकंड, मैंने क्या करा है, रो पे मारा है $काउंट और ये यहाँ चल गया @php @nphp, मैंने यहाँ लगाया था, इसको एक सेकंड बाहर लगा देता हूँ और इसको चेक करता हूँ। तो $काउंट एक सेकंड कहाँ पे हो गया तो इस तरीके से हम अपनी काउंटिंग्स भी दिखा सकते हैं, वो मैंने उसके अंदर नहीं लगाया था, कई बार हो जाता है ना। अब हम लोगों ने ऐड एडिट डिलीट समझ लिया। अब लास्ट हमारा जो मेथड बच रहा है वो है डिलीट मेथड। डिलीट मेथड के लिए सिंपली क्या करना है, इंडेक्स वाले फंक्शन पे जाओगे, इस पेज पे इस राउट को कॉपी करोगे, ठीक है, एक सेकंड बस, इसको कॉपी किया, यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दोगे डिलीट, वेब डॉट php में जाओगे, यहाँ पे कौन सा राउट कॉपी करोगे, एडिट वाला, इधर आया, यहाँ लिखा, इसको काटा, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया इसको सेव कर दिया। डिलीट वाले फंक्शन को कॉपी किया, यूजर कंट्रोलर में गए, फंक्शन लिखा, फंक्शन डिलीट, $id आएगी आपके पास पे, यहाँ पे ये आपने कर दिया। dd करोगे $id को, तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है कि एडिट वाला फंक्शन वहां से कॉपी करके डाला, तो ये बेस 64 एनकोड होके आएगा, तो क्या करोगे, डिकोड करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब एक सिंपल क्वेरी के थ्रू, मतलब अलग तरीके से भी क्वेरी लिखकर हम करते हैं ना इसको, तो हम क्या करेंगे, डॉलर, हमने क्या करना है, डॉलर नहीं, यूजर कॉलन कॉलन वेयर, इस वाली क्वेरी को भी हम काम में ले लेते हैं साथ में ना। उस पर हम बार बार इतनी देर से हम स्लो मेथड काम में, मतलब वो एग्जिस्टिंग मेथड्स को काम में ले ही रहे हैं, तो इस वाले मेथड को भी काम लेंगे। बेस 64 डिकोड किसने करना है, $id ने करना है, और ठीक है इसको कर दिया, और क्या कर देना है, इसको delete, मतलब जब यहाँ पर ये डेटा मैच करे इसको डिलीट कर दो, इसको सेव कर दो और सेशन फ्लेज के अंदर ये वैल्यू डाल के वापस, तो यूजर रिमूव सक्सेसफुली, और इस तरीके से हमारा क्रड हो जाएगा पूरा।
इस तरीके से आप यूजर का ऐड, एडिट, डिलीट का CRUD बना सकते हैं लारावेल के अंदर। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई हो। मैंने एक-एक चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इसमें हम लोगों ने सीखा वैलिडेटर को काम में लेना, किस तरीके से हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं, कैसे कंट्रोलर से वैल्यू पास कर रहे हैं, कैसे मॉडल से कनेक्टिविटी करते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, कैसे कमांड लाइन से कंट्रोलर बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। आई होप हम लोगों ने लारावेल के बिगिनर के सारे पार्ट कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोग ये कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो आप लोग आराम से लारावेल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा।